नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के ऐप में और यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ये वीडियो ऐप के लिए बना रहे थे, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी यूट्यूब में भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि लोक साहित्य से रिलेटेड एमसीक्यू डाला जाए। अब मेरा मानना है कि आप सवाल कैसे बनाइएगा, पढ़िएगा ही नहीं तो सवाल कैसे बनाइएगा। तो इसलिए हम लोग सोचे कि जो हम लोग यहाँ पे माइंड मैप का रिवीजन वीडियो डाल रहे हैं उसको हम लोग यूट्यूब पे भी डाल दें, तो बहुत सारे विद्यार्थी अब हमें यूट्यूब पे भी देख रहे होंगे। तो यूट्यूब पे जो देख रहे हैं उनके लिए हम जानकारी देना चाहते हैं कि हम लोग जो भी अभी माइंड मैप से रिवाइज करने वाले हैं लोक साहित्य को, वो उसका जो मेन सोर्स है वो नागपुरी लोक साहित्य, जो कि डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज का लिखा गया है, वो है। और इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो कि आपको आने वाले समय में भी बताया जाएगा जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो सोर्स आपको पता चल गया। अगर खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो खुद से पढ़ सकते हैं, और नहीं तो नोट्स अगर केवल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे कोचिंग क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे ई बुक एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ डिटेल वाइज भी आपको नोट्स मिलेंगे। यदि आपको माइंड मैप से, जो कि अभी हम यहाँ पे रिवाइज करवा रहे हैं, उससे रिविजन करना है तो उसके लिए भी ई बुक करके एक रिविजन होगा। सबसे टॉप में ही वो दिखेगा, 50 पेज का वो लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो अब 55 पेज का हो गया है। तो दिनों दिन हम लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट होते रहता है। अब चलिए यहाँ पे अगर ये चीज भी हम लोग देख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं जो YouTube पे है वो तो हो सकता है कि ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा अभी जो हम बता रहे हैं, लेकिन जो ऐप में है उनके लिए ये काम का चीज है। तो हमको अभी दोनों को लेके चलना है, अलग अलग वीडियो हम नहीं बनाएंगे, इसीलिए उनके लिए जानकारी। हम लोग नागपुरी व्याकरण खत्म कर चुके हैं, मंजर भाग 2 खत्म कर चुके हैं, लोक साहित्य भी खत्म कर चुके हैं। लोकगीत जो है आपको ग्रेजुएशन वाले सेक्शन में दिख रहा था, अब हम 10th लेवल वाले जो सेक्शन है उसमें भी डाल दिए हैं। जो तीनों लेवल का जो फोल्डर बना हुआ है उसमें भी डाल दिए हैं, तो वहां पे भी दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे लोक साहित्य को हम बात कर रहे हैं, तो लोक साहित्य को कैसे यूज करना है या कैसे याद करना वो देखिए। चैप्टर वाइज जो टेस्ट आपको मिले होंगे, अभी 6 मिले होंगे चैप्टर वाइज आपको टेस्ट, तो 6 टेस्ट यहाँ पे मिले हैं। तो 6 टेस्ट में अगर टोटल क्वेश्चन देखें तो ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं था, कुल मिला के 88 क्वेश्चन ही यहाँ पे आपको देखने को मिले थे, 88 क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, हमारे टोटल अगर नागपुरी का जो कोर्स चल रहा है उसमें आप लोग देख रहे होंगे कि जो चैप्टर वाइज टेस्ट आप बना रहे हैं उसी को कंपाइल करके मिक्स करके, मतलब चैप्टर वाइज में क्या हो रहा है कि आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसके बाद तुरंत उसका क्वेश्चन बना रहे हैं। लेकिन जब मिक्स क्वेश्चन होता है, जैसे सारा कहानी का, सारा निबंध का, सारा नाटक का आपको दिया गया, या सारा पद भाग का, तो पद भाग में 17 पद आप मंजर में पढ़े, तो उसमें क्या हो गया, एक चैप्टर के एक साथ क्वेश्चन रहते थे। अब जब मर्ज में क्वेश्चन होगा तो कभी चैप्टर 1 का क्वेश्चन दिखेगा, कभी चैप्टर 17 का, लेकिन वो क्वेश्चन ऑलरेडी आप बना चुके होंगे। ये टेस्ट इसलिए केवल दिया जा रहा है ताकि आप जो चैप्टर वाइज टेस्ट बनाए थे वो जब कंपाइल में आप बनाइएगा, मतलब मिक्स करके बनाइएगा, तो भी आपको वो प्रश्न याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। कुल मिला के हमारा उद्देश्य होता है कि जो भी चीज आप पढ़े वो याद हो, चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े। तो इसीलिए आप कह सकते हैं कि सेम क्वेश्चन आप क्यों दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन बाबू इसलिए बस दे रहे हैं क्या, ताकि आप जो 88 क्वेश्चन बनाए हैं वो केवल बना के छोड़ मत दीजिए, उसे आपको याद करना है। तो यहाँ पे आप चैप्टर वाइज याद करते हैं, और जब इसी को चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट में हम देते हैं जिसमें सारा चैप्टर का कंपाइल एक साथ, यहाँ 88 क्वेश्चन, यहाँ 6 टेस्ट में अलग अलग में 88 क्वेश्चन मिलेगा, यहाँ एक ही टेस्ट में आपको सारा 88 क्वेश्चन मिलेगा, और वो एट रैंडम मिलेगा, कभी कहावत का मिलेगा, कभी पहेली का, कभी लोकगीत का। तो इस तरह से सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स्ड मिलेंगे, और इसमें आपका एक तरह से कहिए सही टेस्ट होगा कि आपको सभी चैप्टर में जो भी चीज पढ़े हैं वो चीज याद हो रहा है कि नहीं, और इस तरह से आपको ये टेस्ट देना है। उसके बाद संपूर्ण लोकगीत का यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपको मिलेगा, और संपूर्ण लोक साहित्य, मतलब लोक साहित्य में जो भी कुछ हम लोग पढ़ते हैं उससे संबंधित यहाँ पे एक टेस्ट है, और उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिला है, तो 52 क्वेश्चन यहाँ पे अभी है। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आने वाले समय में और भी क्वेश्चन हमको मिलेगा, और भी PYQ मिलेगा, इसमें ऐड होते रहेगा। ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब का हम बात बता रहे हैं, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन जो है आने वाले समय में ऐड होते रहेगा। इसी तरह से आप नागपुरी व्याकरण का भी कर लीजिएगा, चैप्टर वाइज यहाँ पे 20 चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, तो 20 चैप्टर में अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे। फिर सभी क्वेश्चन को एक ही साथ कंपाइल किया गया है 2 टेस्ट में, मतलब एक में 149 क्वेश्चन मिलेगा, एक में 151 क्वेश्चन मिलेगा। वहां 1 से 7 चैप्टर तक फर्स्ट टेस्ट में है, और 8 से लेके 20वां चैप्टर तक टेस्ट 2 में है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे वही होगा, कभी कारक का प्रश्न मिलेगा, कभी संज्ञा का, कभी सर्वनाम का, कभी किसी दूसरे चैप्टर का। तो इसमें क्या होगा, मिक्स्ड रहेगा, तो आपका टेस्ट और भी बेहतर तरीके से होगा कि आप जो भी कुछ चैप्टर वाइज पढ़े हैं
उस समय तो आपको याद हो रहा था, लेकिन जब रैंडम सब मिलता है तो याद होता है कि नहीं, वो चीज आपका यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे जो भी गलती कीजिएगा वो आपका पकड़ा जाएगा। इसी तरह से मंजर में भी है, हम दिए हैं 17 जो है पद भाग है, 22 जो है वो गद भाग है। अब 245 क्वेश्चन को एक साथ हम दे दिए हैं और यहाँ पे जितने भी आपके कविता है, गीत है पद भाग में, वो सब चीज मिक्स है। एक से कभी एक चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है, कभी 17वां चैप्टर का दिख रहा है, कभी 16वां चैप्टर का दिख रहा है, कभी 15वां चैप्टर का दिख रहा है। तो इससे दिमाग में प्रेशर आता है, प्रेशर आता है तो आपको या तो वो प्रश्न का जवाब जो है आ जाएगा और नहीं तो आप भूल जाइएगा। तो जब टेस्ट कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या भूल रहे हैं, और जो चीज आप भूल रहे हैं हम बार बार करते हैं उसी को आपको याद करना है, प्रेशर करना है। तो ये सब सारा चीज था, उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए हैं। आपका ज्यादा टाइम यहाँ पे हम नहीं लेंगे और सीधे शुरू करते हैं यहाँ पे लोक साहित्य। अब लोक साहित्य के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि हम अलग अलग चैप्टर में आपको पढ़ाए हैं तो आपको बताए भी होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक रिवीजन वाला वीडियो है तो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 वीडियो इसका हम बनाएंगे जिसमें टोटल लोक साहित्य को हम कवर करने का प्रयास करेंगे माइंड मैप के थ्रू। तो यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि आपके सिलेबस में पढ़ना क्या है। आपको खुद से जानकारी होना चाहिए, नोट्स में भी दिया गया है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, हम बार बार कहते हैं कि आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस ही रास्ता दिखाता है। सिलेबस नहीं पता रहेगा कोई मतलब नहीं रहेगा, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं वो आपको उससे कोई थी नहीं रहेगा, मतलब जो नहीं पढ़ना वो भी पढ़ने लग जाइएगा। नागपुरी लोक साहित्य में 10th लेवल में उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, कारापाल, झारखंड पुलिस, ये सब जितना है उसमें हम लोगों को पढ़ना है लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली और मुहावरा। इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा। यदि अभी हम पढ़ाएंगे भी और आपको 10th लेवल का देना है तो उसको स्किप कर दीजिए, पार कर दीजिए। अगर फिलहाल अभी 10th लेवल का एग्जाम दे रहे हैं तब हम तो पढ़ाएंगे सभी को, क्योंकि हम अलग अलग वीडियो तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं। अब यहाँ पे 10+2 लेवल है। 10+2 लेवल में अगर देखिएगा तो फगुआ में यहाँ स्पेशली लिखा है, अच्छा नागपुरी लोक साहित्य है, लोकगीत, लोक कथा, भुजबल, कहावत और मुहावरे हैं। उसके बाद लोकगीत में स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है फगुआ, डमकच, अंगनई, मर्दानी झूमर, बंगला झूमर, उदासी, पावस, लहुशा और झुमटा। मतलब अगर 10+2 लेवल का देने जाइएगा तो इससे तो सवाल पूछेगा ही पूछेगा। यहाँ कंफर्म नहीं है, लोकगीत लिख के छोड़ दिया है, लेकिन यहाँ लोकगीत लिख के स्पेशल गीत के नाम भी लिखे हैं। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। लोक कथा में 4 लोक कथा यहाँ पे स्पेशली पढ़ना है, वो भी दिया गया। वनहरणी का बेटा, बुधु भंडारी, भाई बहन, बालमैत रानी, बनफुल, और जो भाग 1 है वो पूरा किताब है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में यहाँ पे है लोकगीत की परिभाषा। यहाँ पे मतलब लोकगीत की परिभाषा, मतलब लोकगीत की परिभाषा से सवाल पूछा जाएगा, यहाँ सिलेबस में लिखा गया है। नागपुरी भाषा के लोक गीतों का वर्गीकरण, मतलब यहाँ पे वर्गीकरण से भी पूछा जाएगा। और 10 विविध गीतों का अध्ययन, जिसमें संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत हम लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिला के ये सारे गीत को हम कहते हैं, आप चाहे 10th लेवल का दे रहे हैं चाहे 12th लेवल का दे रहे हैं, आपको सबको पढ़ना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारे गीतों को पढ़िएगा तो लोकगीत यहाँ पे लिखा है ना जी, यहाँ लोकगीत लिखा है तो लोकगीत में तो ये सब भी आते हैं, तो एक तरह से पूरा लोकगीत आपका क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कैसे, किस सीरीज में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ेंगे लोक साहित्य का परिचय। हम जैसे कि आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि हम 10th, 12th और ग्रेजुएशन लेवल तीनों को साथ में लेके चल रहे हैं। एक बार पढ़िए और तीनों लेवल का तैयारी आपका हो जाएगा। दो नागपुरी लोक साहित्य का परिचय, जो कि एक्साइज कांस्टेबल में हम लिख भी दिए हैं, आपको नहीं भी लिखेंगे तो भी खुद से इतना तो जानकारी होना चाहिए, इतना तो आप लोग जो है बड़े हो चुके हैं कि क्या चीज पढ़ना है क्या चीज नहीं पढ़ना है वो आप लोगों को पता चलता होगा, है ना। ये बार बार हमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, उसके बाद यहाँ पे है हम लोगों का दूसरा जो अध्याय होगा वो नागपुरी का प्रकीर्ण साहित्य होगा, जिसके अंतर्गत कहावत, पहेली और मुहावरा हम लोग पढ़ते हैं। ये उत्पाद सिपाही या 10th लेवल का केवल एक्साइज कांस्टेबल लिखे हैं, लेकिन 10th लेवल के जो भी एग्जाम है उसमें ये पूछे जाएंगे। फिर नागपुरी गद्य साहित्य, गद्य में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कहानी, कथा, ये सब। तो नागपुरी भाषा के लोक कथा पढ़ेंगे, लोक कथा की परिभाषा पढ़ेंगे, विकास पढ़ेंगे, महात्म पढ़ेंगे, लोक कथा का वर्गीकरण पढ़ेंगे, और 10+2 में स्पेशली ये 4 कथा है वो चीज आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। उसके बाद जो है यह पढ़ाया गया भी है, डिटेल वाइज पढ़ा भी दिए हम। नागपुरी पद्य साहित्य, नागपुरी भाषा के लोकगीत हम लोग को पढ़ना है। लोकगीत की परिभाषा इसलिए बोले थे ना, सिलेबस के अनुसार। देखिए यहाँ पे लोकगीत की परिभाषा, लोकगीत का वर्गीकरण, तो जो सिलेबस है उसके अनुसार ही हम बताने का प्रयास करते हैं, ताकि आप जो है
वो सही जगह मेहनत करें। मेहनत तो विद्यार्थी करता है, लेकिन अगर सही जगह नहीं कीजिएगा तो आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हम लोग एकदम सिलेबस को ध्यान में रख के सारा चीज बनाते हैं। नागपुरी भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण और 10 विविध गीतों का अध्ययन, संस्कार गीत, पर्व त्योहार गीत, श्रम गीत, बाल गीत, ऋतु गीत और सामान्य गीत। यहाँ संस्कार गीत में 3 ही गीत लिखा हुआ है, लेकिन संस्कार गीत में कौन सा 3 गीत पूछा जाएगा ये आपको कंफर्म नहीं है ना। तो संस्कार गीत में जितना भी हमको मिला है किताब वगैरह सब में, सबको हम डाल दिए। अब उनमें से जो भी पूछना है पूछ लो, और उनमें से उसके बाद ही आ सकता है, क्योंकि ये सब गीत वगैरह, लोकगीत वगैरह लिमिटेड चीज नहीं है। बहुत सारा चीज जो है आपका जो किताब में नहीं दिया गया है, एक किताब में नहीं दिया गया है, दूसरी किताब में दिया गया है, तो कहाँ से सवाल पूछेगा गारंटी नहीं है। लेकिन हम जैसे कि बताएं कि ये किताब है जहां से सवाल पूछा जाता है, यहाँ पे PYQ करवाएंगे तो वहां पे आपको प्रूफ भी दिखाएंगे, इसलिए हम लोग इस किताब को फॉलो किए। इसके अलावा भी बहुत सारा किताब हो सकता है, लेकिन एक इंसान जो है 1 से 2 किताब पढ़ सकता है, कितना है ना ज्यादा पढ़े। हाँ, क्वेश्चन आने लगेगा तो दूसरा किताब से भी हम लोग नोट्स बनाना शुरू करेंगे और वहां से भी पढ़ना और देखना समझना शुरू करेंगे। चलिए 10 मिनट आपका हम ले लिए। यूट्यूब वाले गाली दे रहे होंगे कि 10 मिनट यहाँ पे क्या क्या बताने में ले लिया, लेकिन हम फिर से बता रहे हैं, रास्ता जब तक हम आपको नहीं बताएंगे तब तक चलने में मजा नहीं आएगा। आप जाना जहाँ है वहां पता होना चाहिए कि किधर किधर से होके जाना है, भले उसमें जानने में क्या लग जाए, टाइम लग जाए। अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन भी आप लोग पढ़े होंगे कि अगर पेड़ काटने के लिए हमको 10 मिनट का टाइम दिया गया तो सबसे पहले 5-7 मिनट जो है हम कुल्हाड़ी को क्या करेंगे, धार करने में अपना समय को लगाएंगे, कहने उसके बाद काटना शुरू करेंगे। तो वही बात यहाँ है, रास्ता बताना जरूरी है, चाहे आप ऐप में पढ़ रहे हो चाहे यूट्यूब में पढ़ रहे हो। और 10 मिनट तक रुक गए हैं तो आप सीरियस कैंडिडेट है, ये हम मान के चल रहे हैं। और हम ये भी नहीं कहते हैं कि जो छोड़ के चले गए वो सीरियस नहीं है, हम ये कहने का अधिकार नहीं रखते हैं, ठीक ना। हो सकता है मेरा जो बात है वो उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम कैसे किसी को कह दे कि वो सीरियस कैंडिडेट नहीं है। सबकी अपनी अपनी समझाने की कला होती है और सबको, है ना, सब कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं परिचय। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लोक साहित्य के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लोक साहित्य किसे कहते हैं या लोक साहित्य का जो परिचय होता है वो क्या होता है। माइंड मैप में हम लोग जो यूट्यूब में देख रहे हैं उनके लिए बता दें, हम पहले इस साइड से पढ़ेंगे, फिर इस साइड से इधर जाएंगे, फिर यहाँ जैसे खत्म होगा इस पेज के इस साइड में पुनः हम लोग क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, जूम करेंगे ताकि आपको दिख जाए, है ना, परेशानी ना हो। और परेशानी नहीं होगा तभी आप यहाँ पे हमारे चैनल पे रुकिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नागपुरी भाषा का साहित्य के बारे में। तो नागपुरी भाषा का साहित्य जो होता है उसको बताया जाता है। हम लोग यहाँ पे माइंड मैप से देख रहे हैं तो फैक्चुअल चीजें जिससे आपके जो एग्जाम है उसमें क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा एनालिटिकल वे में नहीं जाएंगे या किसी चीज का विश्लेषण नहीं करेंगे, यहाँ फैक्चुअल चीज को हम ज्यादा ध्यान में रखेंगे क्योंकि ये माइंड मैप वाला सीरीज है। फैक्चुअल चीजें हम जो है वो डिटेल जो क्लास हम लोग लिए हैं उसमें आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से नागपुरी भाषा की कितना भाग में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है लोक साहित्य और दूसरा होता है शिष्ट साहित्य। लोक साहित्य किसे कहते हैं, इसका सबसे अच्छा एक तरह से कह सकते हैं परिभाषा ये है कि ये बहुत लंबे समय से आ रहा है। कब से इसका शुरुआत हुआ हमको कोई अता पता नहीं है। और सबसे बेस्ट इसका अगर कोई परिभाषा है तो वो ये है कि इसका लेखक कौन है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं होता है, जबकि शिष्ट साहित्य में कौन उस कहानी, कथा, गीत को लिखा है इसका जानकारी होता है। दोनों में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लोक कथा के लेखक कौन है वो आपको पता नहीं होता है, लेकिन शिष्ट कथा के जो लेखक होते हैं या साहित्य होते हैं, शिष्ट साहित्य होते हैं, उनके लेखक आपको पता होते हैं। अब हम चूंकि यहाँ पे लोक साहित्य पढ़ रहे हैं तो लोक साहित्य का ही क्लासिफिकेशन करेंगे, यहाँ पे हम शिष्ट साहित्य के अंतर्गत नहीं जाएंगे। लोक साहित्य में अगर देखा जाए तो एक श्रव्य है और एक जो होता है वो लिखित होता है, मतलब सुनना और लिखने वाला काम होता है कि हम कोई गाना को क्या किए, लिख दिए और उस गाना को गा दिए, तो वो सुनने वाला काम हो गया। और दूसरा जो होता है वो दृश्य वाला होता है, यानी कि नाटक नुक्कड़ जो होता है उस तरह के यहाँ पे लोक साहित्य के पार्ट आते हैं। तो दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें नाटक हो सकता है और नृत्य हो सकता है, यानी कि आंख से आप उसको देख भी रहे हैं और नृत्य के दौरान अगर कोई गीत गाया जा रहा है तो उसे आप सुन भी रहे हैं। तो ये हो गया दृश्य वाला। श्रव्य और लिखित में क्या हो गया कि जो भी गीत आप गा रहे हैं उसे लिख रहे हैं। तो लोक साहित्य में तो जैसा कि कहा गया कि ये जो है लिखित नहीं होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी लोग सुनते आते हैं और उसको अपने दिलो दिमाग में याद रख लेते हैं और वो आगे बढ़ते जाता है। लेकिन आजकल जो है ना, हमारे किताब में उन गीतों को संकलित किया गया है ताकि हम लोग उस गीत को पढ़ सके, ठीक ना। तो आप कहिएगा किताब में तो लिखा हुआ है लोकगीत, अरे बाबू, जो
इस किताब के लेखक है या जिसके किताब में वो लिखा हुआ है वो संकलन करता है कि जो ना हमारी महिलाएं समाज में गा रही थी या बड़ बुजुर्ग लोग गा रहे थे उनके गीत को वो सुने और लिखे, क्योंकि हम लोग तो आजकल उन गीतों को सुनने में कोई इंटरेस्ट रखते नहीं है। अगर वो लोग अपने किताब में लिख के नहीं जाते, संकलित करके नहीं जाते, तो हम लोग उस लोकगीत को हो सकता है आज भूल जाते। आज शादी विवाह में जाइएगा तो देखिएगा पहले जितना लोकगीत होता था उतना आजकल लोकगीत नहीं गाया जाता है। महिलाएं भी अब बहुत सारे लोकगीत जो है वो भूल चुकी है। तो ये चीज हमें लंबे समय तक याद रहे, इसीलिए लिखित स्वरूप देना बहुत जरूरी है। और इसीलिए बहुत सारे विद्वान नागपुरी के जो है अपने किताब में लोक गीतों का संग्रह किए, संकलन किए, या लोक कथा का भी संकलन किए हैं, ठीक ना। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको एक भाग में बांटते हैं श्रव्य या लिखित को, तो एक भाग में प्रकीर्ण लोक साहित्य कहते हैं और उसके अंतर्गत आता है कहावत, पहेली, मुहावरा, लोकोक्ति और मंत्र। और एक होता है गद्य लोक साहित्य। सबका अपना अपना क्लासिफिकेशन है। एक क्लासिफिकेशन ये समझ में आया है तो हम यहाँ पे लिखे। गद्य में आप जानते हैं कहानी वाला पोर्शन होता है तो लोक कथा हो गया, और पद में गीत कविता वाला पोर्शन होता है तो लोक गीत हो गया। तो ये एक छोटा छोटा माफ कीजिएगा क्लासिफिकेशन हो सकता है। बाकी अलग अलग विद्वान अपने अपने तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशन किए हैं। जैसा कि अभी हम बोले कि अभी हमको एग्जाम को ध्यान में रख के ये काम करना है। पर्टिकुलर अलग अलग विद्वान किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन किए हैं हर एक चीज को, वो आगे आने वाले जो हम लोगों का पाठ होगा उसमें समझ में आ जाएगा। अब लोक साहित्य का एक हम लोग क्या कर लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। वैसे तो आपको हम बता दिए कि लोक साहित्य जो है वो जो है कौन लिखा है उसका जानकारी नहीं होता है। बहुत लंबे समय से ये हमारे समाज में उपलब्ध है और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। लेकिन फिर भी एक किताबी परिभाषा देख लेते हैं। ईसन परंपरागत लोक कंठ में बसल मौखिक और श्रुति साहित्य जिक्र में आदि मानव कर अवशेष और लोक मानस कर तत्व भेटाएला। आदि मानव मतलब कहे के मतलब जे पुराना जे हमनी कर समाज कर आदमी मन रहे से कर जीवन कैसे चलत रहे, से मन रहत कैसे रहे, से चीज के बारे में हमके का करत थे पता चलत थे। तो उके हमने या उमन कर तत्व या उमन कर जे सोच है से जे हमके पता चले थे उहे लोक साहित्य के अंतर्गत आवेला। लोक साहित्य में रौरे मने देखबा हमनी कर जे लोक साहित्य ओकर में भूत प्रेत कर बारे में भी थोड़ा बहुत हमनी के जाने ले मिलेला। तो इकर से हमके पता चलेला कि जे पुराना आदमी मान रहे से भूत प्रेत मन के भी मानत होबे, से ले यह टाइप कर कहानी भी हमके देखे ले मिलेला। जैसे कि एखन हमने कहिला ने कि जे पिक्चर है के उस समाज कर आईना है के, मतलब जे समाज में दिखा लाइक है से के पिक्चराइजेशन करल जाते। एखन बहुत सारा जे है वो जेकर जीवनी में फिल्म बने लाई है। तो ओहे है ना समाज में उमन रहे, उमन कर घटना के या उमन कर जीवन के अध्ययन करके एगो फिल्म बनाल गेलक और उकर बाद उके पिक्चराइजेशन करके आदमी के जाके प्रस्तुत करल गेलक। तो वही तरी है समाज में जे दिखत रहे सिकरे से संबंधित लोक कथा बनत रहे, लोकगीत बनत रहे, और वही लोक कथा लोकगीत के हमनी एखन पढ़ीला और उ समाज कर बारे में हमनी जाने कर प्रयास करीला कि आज से 100 साल 200 साल 500 साल 1000 साल पहले आदमी मन कर का सोच रहे, का तरी उमन जे है अपन जीवन के जियत रहे, ये सब चीज हमनी के पता चलेला। आगे है इस साहित्य का रचना के करले कोई नहीं जाने ना, यही कारण है कि के अपौरुष्य कहे ना, यानी कि के रचना कर है सेकर कोई अता पता नहीं है। से ले पूछल जाए कि के अपौरुष्य कहल जाएगा लोक साहित्य श्रेष्ठ साहित्य दोनों या कोई नहीं, तो लोक साहित्य के अपौरुष्य कहल जाएगा। चला अब आगे हमने देखा थी कि अलग अलग विद्वान जे है उकर लोक साहित्य कर काका महत्व के बता है कि लोक साहित्य हमनी कर समाज ले का महत्व रखेला। अगर लोक साहित्य के हम हटाए देब तो का फर्क पड़ी, कोनो फर्क पड़ी कि नहीं पड़ी से के हमनी जाना थी का महत्व है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहे ना लोक साहित्य जीवन कर का है के वेद है के, वेद मतलब का होवेला ज्ञान। तो अगर लोक साहित्य नहीं रही तो समाज में ज्ञान का अभाव हो जाए, हमनी के कुछ हमनी का जगह जो है पूर्णा कोई ज्ञान नहीं रही। काहे कि इकर से हमनी की ऐतिहासिक चीज पता चलेला, तेकर ऐतिहासिक महत्व, जैसे कि राजा महाराजा बनकर बारे में हमनी के लोक कथा में सुने ले मिला थे। तो कहीं ना कहीं उस तरह का राजा महाराजा कर बारे में उस पुराना काल में उल्लेख होवत हुई या औसन राजा महाराजा होवे से ले उ लोक कथा का रूप धरलक और आज तक उ जे है चलते आवत है। ओकर बाद सामाजिक महत्व, सामाजिक में का तरी उनकर जे है समाज में आदमी रहत रहे, कितना जाइत पाइत कैसे रहत रहे, एक दूसरे से का होवत रहे, सारा चीज जे है वो हमनी के पता चलेला। शिक्षा संबंधी हमनी जे है जानीला कि देश जब आजाद होलक से बरा भी शिक्षा दर बहुत कम रहे, और एखन भी अगर देखल जाए तो वास्तविक शिक्षा दर जो है वो कमे है। ठीक है, नाम लिखना खाली यहाँ मान लो सरकारी रिपोर्ट में तो है कि नाम लिखे कर पढ़े का अगर जाएंगे तो का हो शिक्षित हुई। लेकिन अगर हम
आजादी काल में जाब या 1947 कर भी बात करब तो भी शिक्षा दर बहुत कम रहे। तो अगर हम 100 200 300 400 500 साल पहले कर बात करब तो से बरा ना तो स्कूल रहे ना उतना शिक्षक रहे, गुरु रहे, तो का होत रहे बहुत कम कोई के शिक्षा मिलत रहे। तो यही लोक साहित्य रहे, यानी कि कथा कहानी आजा आजीवन हमनी के सुनात रहे और शिक्षा देवत रहे। तो शिक्षा करी एक को कार्य माध्यम भी रहे, आचार और आदर्श स्थापित करेले। तो यही लोक कथा लोक कहानी कर माध्यम से छुआ मन के बूढ़ा बुढ़िया मन का करत रहे, एक आदर्श व्यक्ति बनाकर प्रयास करत रहे। कहे का मतलब है वो कथा सुनात रहे और कथा कर अंत में जे अच्छा चीज रहे से कर जीत हुआ रहे, तो उकर से प्रेरित हुआ रहे और उके कहत रहे कि जीवन में हमके जे भी करना है अच्छा काम करना है, केकरो बुराई जे है नहीं करना है, केकरो जे है नुकसान जो है नहीं करना है। तो आदर्श और आचार और आदर्श स्थापित करे। संस्कृति का स्वरूप जाने लगे कि फगुआ में कौन तरह का गीत गावल जाते, करम में कौन तरह का गीत गावल जाते, जितिया में कौन तरह का गीत गावल जाते, या का करल जाते, पूजा पाठ कैसे हुआ थे, यही सब लोक कथा से हमनी जितिया कर कथा हमनी सुनीला, गीत हमनी का करीला गाईला, डमकच में गीत चलेला, विवाह में गीत चलेला। तो ई सब से हमनी के का हुआ थे, हमनी कर संस्कृति यानी कि जे पूजा पाठ खान पियन ई सब के बारे में भी का हुआ थे पता चला थी। भाषा और साहित्य कर इतिहास जाने के लागिन हमनी कहिला कि नागपुरी कितना पुराना है। तो नागपुरी में अगर बहुत पुराना, अगर पहली शताब्दी कर कोई घटना कर बारे में जिक्र मिला थे और उहे में कुछो शिलापट या कुछ मिला थे, तो हम कह सकीला कि नागपुरी जो है पहली शताब्दी से का है संबंधित है। जैसे कि हमने कई भी रही कि फनी मुकुट राय कर काल से जोड़ल जाएला नागपुरी के, और ई तरी बताल जाएला कि नागपुरी जो है उतना ही पुराना है जितना कि नागवंश। और नागवंश के बारे में हमने जानी ला कि जे 83 साल है, 83 ईस्वी है से कर में फनी मुकुट राय के राजा बनाल जाएला। तो पहली शताब्दी से जैसे फनी मुकुट राजा हिया बने ना से बरा नागपुरी के राजभाषा का दर्जा देवे ना, और 1947 तक ई राजभाषा कर ही का रहेला दर्जा के प्राप्त करल रहेला। उकर बाद 2011 में के द्वितीय भाषा कर दर्जा मिलेला। भाषा विज्ञान कर वास्ते और आर्थिक महत्व मतलब उस समय काम का करत रहे से भी हमनी के लोक कथा। अब जैसे कि हिया कर लोक कथा देखबा तो यहाँ खेती बाड़ी है, जंगल में शिकार उकार करे कर संबंधित राजा कहाँ जा रहे, शिकार करे जा रहे, ऐसा बहुत सारा कहानी रोरो मने सुन होगा। तो हिया कर आदमी का काम करत रहे से बारे में भी हमनी के लोक साहित्य से का होएला पता चलेला। तो ई हो गेल इकर महत्व। अब हमनी देखब नागपुरी प्रकीर्ण साहित्य कर बारे में। नागपुरी प्रकीर्ण साहित्य में सबसे पहला हमनी कर जिस चैप्टर आवेला से आवेला कहावत। कहावत के यहाँ बारे में हमनी जानीला। तो कहावत के लोकोक्ति भी कहल जाएला या इकर उच्चारण कहावत भी कहल जाएला। कर शाब्दिक अर्थ होएला लोक कर उक्ति, यानी कि आदमी जे बोले लायक है सेकर बारे में हमनी इके कह सकीला कि जे आदमी बोलत है उक्त करत है यानी अभिव्यक्त करत है सके लोकोक्ति या कहावत या कहावत के नाम से जानीला। कहावत कर दूसर नाम है कि लोकोक्ति, प्रवाद, आभानक, प्रयोगवाद, लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा आदि अंग्रेजी में के प्रोवर्ब भी कहल जाएला। तो ये से रौरे बनकर सवाल बनी कि लोकोक्ति के और कौन कौन नाम से जानल जाएला। टेस्ट बना होगा तो रौरे बन के पता भी चली। ऐप में जरूर टेस्ट बना होगा, अगर ऐप में देखा था तो। संस्कृत में कहावत ले प्रचलित कौन कौन सा शब्द है, तो लोकोक्ति, प्रवाद, प्रयोगवाद, आभानक, लोक प्रवाद, लौकिकी गाथा मन। तो ई तरी संस्कृत में कौन है, और यहाँ तो संस्कृत और दूसरा भाषा अंग्रेजी के बारे में भी देवल है। वो सब में लोकोक्ति के काका नाम से जाना, और लोकोक्ति के है तो हिंदी में लोकोक्ति कहिला हमनी तो है ना, जे नागपुरी है सेकर में ई कर उच्चारण करीला कहा उत कर है ना, कहा उत कहिला। तो ये नागपुरी का उच्चारण है। बाकी हिंदी है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, सबके बारे में देवल है। रौरुबन के याद रखे है कि लोकोक्ति कौन कौन नाम से हमनी जानीला। अब चला इकर वर्गीकरण करीला। वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गीकरण से सवाल पूछल जाएला और कौन विद्वान कौन चीज कर कितना प्रकार में बाइट है से चीज बहुत ज्यादा पूछल जाएला। तो वर्गीकरण में डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो कहावत हमनी पढ़ा थी के कहावत जखन माइंड में रखवा दे सब एक के नजर में सब देखी। एखन तो जूम करत ही सेले हो सकेला तनी तनी दिक्कत है, लेकिन जखन ही माइंड मैप प्रोग्राम जगह रही। अब हम बार बार कही जे ऐप में देखा था कम से कम से मने हम जे है हार्ड कॉपी के मंगा लेबा। हार्ड कॉपी से रिवीजन करना जो है बहुत आसान हो जाएगा। अब चला वर्गीकरण हमने देखा थी कि कर डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार तो इकर कितना भाग है, 3 भाग में ही बाइट है। यही चीज के तो रटक है कि कहावत के डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो 3 भाग में बाइट है। और ये सब सवाल जो है रोमन के दिखेले दिले सामान्य कहावत, लोक विशिष्ट कहावत और शैली वक्र लोकोक्तियां भले ही ना पूछल जाए, लेकिन ई तो जरूर पूछल जाएला कि
फलाना जे विद्वान है वो कहावत के कितना भाग में बाइट है, तो 3 प्रमुख भाग में बाइट है। सत्येंद्र के बारे में पूछल जाए और कृष्ण उपाध्याय के बारे में पूछल जाए तो 5 भाग में बाइट है। 5 भाग में कौन कौन सा है, हम बार बार कहते कि ई भाग आपके याद रहना कोई बहुत जरूरी न है कि स्थान संबंधी लोकोक्ति है, जाति संबंधी लोकोक्तियां, प्रकृति और कृषि संबंधी लोकोक्तियां, पशु पक्षी संबंधी लोकोक्तियां और प्रकीर्ण लोकोक्तियां, ई याद करना बहुत जरूरी न है, लेकिन इके याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 प्रमुख इकर भाग वेला। उकर बादे है श्याम परमार कितना भाग में बाइट है, तो 4 भाग में, विषय अनुसार, स्थानानुसार, भाषा अनुसार और जातियानुसार। तो ये तरी हिया जे है इके हमने बता ली। अब चला 6 जो भाग है उके दिखत है से कि के बाइट है देखिला। तो बिहार प्रोवर्स के संपादक जो है जॉन क्रिश्चियन कहावत के कतई भाग में बाइट है, 6 भाग में। पहला है मनुष्य की कमजोरियों, त्रुटियों, अवगुणों से संबंध, सांसारिक ज्ञान विषयक, सामाजिक ज्ञान विषयक, जातियों की विशेषताओं से संबंध, कृषि और ऋतु संबंधी, पशु और सामान्य जीव जंतु से संबंधित। तो इस तरी 6 भाग में ई बाइट है। उकर बाद आगे हम देखा थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ है। एक हम तो कहावत कर हम बताती सिक्रे में इतना ज्यादा कंफ्यूजन कि इतना इतना विद्वान है और सब अलगे अलगे पार्ट में बाइट है, लेकिन यही चीज के तो माइंड मैप में हमनी के रिवाइज करना है। हम बार बार कहती कि माइंड मैप के 1 बार 2 बार 3 बार पढ़वा तो टाइम लगी, लेकिन जब चौथा बार से पढ़े शुरू करवा तो हुआ पता चल जाए कि कौन चीज में हमके टाइम देना है और कौन चीज में टाइम नहीं देना है, ठीक ना। काहे कि हुआ अपन स्तर से रौरीमन के पता चल जाए कि रौरीमन का चीज के भुला थे और का चीज के नहीं भुला थे। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ये 8 भाग में बाइट है। ऐतिहासिक कहावतें, स्थानीय संबंधी कहावतें, राजस्थानी कहावतों में समाज क्षेत्र, शिक्षा संबंधी कहावतें, धर्म और जीवन दर्शन, कृषि संबंधी कहावतें, वर्षा संबंधी कहावतें और प्रकीर्ण जे है से। तो ये तरी कन्हैयालाल हो गया। फिर सत्या गुप्ता अगर देखा थी तो वो फिर कितना भाग में बाइट है, 8 भाग में बाइट है। सामाजिक कहावतें, भाग्य संबंधी कहावतें, खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी, लोक विश्वास, मनोवैज्ञानिक, कथा संबंधी, भाषा विज्ञान संबंधी और प्रकीर्ण। अगर यूट्यूब में देखा था तो कम से कम नोट्स जो है, अगर कोर्स नहीं परचेज करे पा रहा था, आर्थिक परेशानी है, तो नोट्स जो है उके ले लेवा माइंड मैप का 21 रुपया में है। इतना तो रौरे मने कर सकाला, और नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है। अगर डाटा भरवाए के अगर रौरे मने वीडियो देख सकाला तो है ना, हम ये मान के चलिए ना 21 रुपया तो खर्च करे लाइक है ही नोट्स, है ना। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज ये कितना भाग में बाइट है, तो 6 भाग में बाइट है। सामाजिक कहावत के अंतर्गत भी 4 को है, जाति संबंधी, नारी संबंधी, ऐतिहासिक और सामाजिक व्यवहार ज्ञान संबंधी। फिर है भाग्य संबंधी, खान पान संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी, जीव जंतु तथा पशु पक्षी संबंधी, भाषा संबंधी और प्रकीर्ण संबंधी। तो ये हो गया डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज कर। उकर बाद हिया देवल है जे कहावत हमने पढ़ी ला से ई लिस्ट के हम यहाँ रौरे मन के पढ़े वाला नखी डिटेल वाला वीडियो में भी करी, खुद से इके पढ़े लवा, इके खुद से पढ़वा तो ज्यादा फायदा हुई। तो यहाँ माइंड मैप वाला में तो पढ़े कर कोई तुक बनेला नहीं, लेकिन फिर भी 2 को पढ़ दवा थी ताकि पता चल जाए कि आखिर लोकोक्ति जे है उनके काके कहना। अंधरा कर जैसन दिन तैसन राइत, ना समझ ले सब का है बराबर। अंधरा कर लौरी इके धवे हुए हेरायला, बुधगर के घड़ी घड़ी दुकानी देल जा सकेला। अंधरा कर संगे चले तो चल, बहिरा संगे नहीं, बुध वाला की छाइट के दोस्ती करे चाहिए। अंधराओ खोजे दू उम्मीद से बगरा चाहे। तो ई तरी हमने यहाँ देख ली कि ई जे है कहावत के या लोकोक्ति है के मेन जे रौरे मन के याद का करे के सबकर परिभाषा में के का पर यहाँ तो लिखल रखिए, कहावत वाला में ज्यादा नहीं मिल रहा कि अलग अलग विद्वान का परिभाषा दे हैं। अगला चैप्टर में आपको आप लोगों को वो भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आपको याद क्या करना है कि कहावत का वर्गीकरण अलग अलग विद्वान कितना कितना की है, और ये एक नजर में आपको दिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको 2-3 बार 4 बार 5 बार जितना बार आपको याद नहीं होता तब तक रिपीट करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। हम वही ना बोले कि माइंड मैप पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा उन चीज को हमको 10 बार पढ़ना है और कौन चीज को 1 बार पढ़ के छोड़ देना है, क्योंकि कुछ चीज जो है 1 बार पढ़ने से ही याद हो जाते हैं और कुछ चीज 10 बार भी पढ़े तो भी कंफ्यूजन ही रहता है और याद नहीं होता है। तो उसी चीज को आपको रिवाइज करना। अब यहाँ पे पूरा कहावत का लिस्ट है, हम माइंड मैप में ही दे दिए, यहाँ खुद से भी पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है कहावत खत्म हो गया और यहाँ शुरू होता है पहेली। यहाँ गलती से कहावत लिखा गया है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, पहेली हम सुधार लिख देंगे। अब हम लोगों का दूसरा जो चैप्टर है प्रकीर्ण साहित्य का, वो 2B पहेली है। तो पहेली हम लोग जानते हैं कि कोई चीज जो है स्पष्ट किसी को नहीं बताना है,
तो हम लोग उसको पहेली बुझवाते हैं कि हम कुछ बोल रहे हैं, उसका मतलब तुम क्या करो, निकालो। महाभारत में भी जब वनवास में थे उस समय इन पहेलियों का उल्लेख होता है। तो देखिए यहाँ पे पहेली किसको कहते हैं या पहेली के बारे में क्या क्या बताया है अलग अलग विद्वान, वो चीज लिखा है। डॉक्टर सत्येंद्र ने पहेलियों को लोकोक्ति का ही एक भेद माना है। तो पहला सवाल फिर बनता है कि कौन जो है लोकोक्ति का भेद मानते हैं, पहेली को। तो डॉक्टर सत्येंद्र जो है लोकोक्ति का भेद मानते हैं, किसको, पहेली को। वेदों में पहेलियां ब्रह्मोदय के नाम से विद्यमान मिलती हैं। तो ब्रह्मोदय के नाम से कहां पे पहेलियां मिलती हैं या विद्यमान मिलती हैं, तो वेद में मिलती है, ठीक ना। फ्रेजर महोदय जो है वो क्या परिभाषा बताते हैं, तो देखिए फ्रेजर महोदय जो है वो बताते हैं पहेलियों की रचना अथवा उदय उस समय हुआ होगा जब कुछ कारणों से वक्ता को स्पष्ट शब्दों में किसी बात को कहने में किसी प्रकार की अड़चन पड़ती होगी। अगर मान के चलिए 10 व्यक्ति हैं और 10 व्यक्ति में किसी एक ही व्यक्ति को हमको बताना है कि हम क्या बोल रहे हैं, तो जो कोड लैंग्वेज होता है ना, उसमें हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। एक तरह से ये भी कोड लैंग्वेज भी क्या है, पहेली है। हम कुछ कोड में आपको दिए, आप उसको सॉल्व किए और उसका जवाब आपको मिल गया। तो जनरली जब हम लोग जासूस वाला पिक्चर देखते हैं तो देखते हैं ना कि कोड लैंग्वेज में वो लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ताकि अगर कोई जो है फोन टैपिंग कर भी रहा है तो उनको समझ में ना आए कि आखिर ये लोग दोनों आपस में बात क्या कर रहे हैं, क्योंकि बोलने वाला समझ रहा है और सुनने वाला क्या कर रहा है, उसको समझ रहा है। तो ये होता है पहेली। बिरहोर जनजाति के लोग विवाह अनुष्ठानों में पहेली बुझाने का कार्यक्रम चलाते हैं। अब फिर यहाँ सवाल पूछेगा कि कौन से जनजाति जो है वो विवाह के दौरान पहेली बुझवाने का काम करते हैं। तो किताब में लिखा है बिरहोर, हो सकता है और भी जनजाति होगा, लेकिन किताब में जो लिखा है वही हम लिखे। हम रिसर्च तो यहाँ पे किए नहीं है, तो हम अपने तरफ से लिखे। तो कहीं और मिलेगा तो आप लोग बताइए, और यूट्यूब में है तो कमेंट में करके भी बता सकते हैं। ऐसे ऐप में भी कमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है। अब हम लोग देखते हैं वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन की। अलग अलग जो विद्वान है वो जो लोक कथा है उसका अलग अलग कैसे क्या करते हैं, यहाँ पे वर्गीकरण करते हैं। तो लोक कथा नहीं, यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं पहेली, उसका वर्गीकरण, माफ कीजिएगा। डॉक्टर सत्येंद्र इसको कितने भाग में बांटे हैं, 7 भाग में। खेती संबंधी, भोजन संबंधी, घरेलू वस्तु संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी, शरीर संबंधी और अन्य। उसके बाद डॉक्टर सत्या गुप्ता जो है 5 भाग में इसको बांटते हैं। पहला है शरीर संबंधी, जीव संबंधी, प्रकृति संबंधी, खानपान संबंधी और प्रकृति में दैनिक व्यवहार से आने वाली। उसके बाद जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है इसको 6 भाग में बांटते हैं। पहला है घरेलू संबंधी, व्यवसाय संबंधी, शरीर संबंधी, प्राणी संबंधी, प्रकृति संबंधी और अनन्याय करके यहाँ पे दिया है। तो ये हो गया पहेली। अब पहेली यहाँ पे दिया है, एगो ढेला में 7 गो टोका, मूड के कहिला, माटी कर कुंबा में 2 गो दूरा, नाक के कहिला, चरकी कुटेला, ललकी उसकायला, दांत और जीभ हो गया। मोय एगो हो मुदा, मुदा मोर में 2 गो आहे नाक, वह टोका है, मोय एक एगो है, 2 गो है। अब पहले आप लोग यहाँ पे पढ़ के पूछते रहिएगा। चलिए अब हम लोग मेन तो यही याद करना है ना भाई, कि यहाँ पे कौन इसको कितना भाग में बांटा। अगर कोई परिभाषा दिया है तो उसके परिभाषा को आपको क्या करना है, जानना है। बाकी पहेली वगैरह तो आपको जहां पे भी जो भी किताब लिए हो वहां पे मिल ही जाएगा। मेन तो यही चीज है जो कि आपको याद करना है, और इसीलिए माइंड मैप में इसी चीज को हम फोकस करके दिए भी हैं। अब चलिए हम लोग चलते हैं हम लोगों का प्रकीर्ण साहित्य का तीसरा चैप्टर, यानी कि मुहावरा 2.c। मुहावरा मूल रूप से अरबी भाषा का शब्द है जिकर अर्थ बात विचार करे या सवाल जवाब करे हुएला। तो ये चीज को पकड़ना है, ये किस भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का ये क्या है, शब्द है। तो इस तरह से यहाँ पे ये अरबी भाषा का शब्द हो गया। अब चलिए यहाँ पे अलग अलग लोग जो है वो मुहावरा का क्या क्या परिभाषा दिए हैं वो चीज जो है हम यहाँ पे पढ़ते हैं, और फिर से हम अगेन कर रहे हैं। आपको परिभाषा दे दिया जाएगा, पूछेगा ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है, आपको नाम याद रखना होगा। और सवाल इस तरह से पूछे जाते हैं, हम बार बार करें कि भुवनेश्वर अनुज के किताब से सवाल बनता है, डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज के जो लोक साहित्य का जो किताब है। और अगर व्याकरण में जाए तो नागपुरी सदानी व्याकरण से आपको सीधे सीधे उदाहरण से उठा के सवाल जो है वो देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे बोलता है मुहावरा उस संगठित पद समूह का नाम है जो अपन साधारण अर्थ नहीं बल्कि एक विशेष अर्थ का करेला, प्रकट करेला। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो सीधे सीधे अर्थ नहीं होगा, उसका कुछ दूसरा ही अर्थ क्या होगा, निकलेगा। ये कौन बोलते हैं, डॉक्टर शंकर लाल यादव। पंडित राम नरेश त्रिपाठी क्या बोलते हैं, मुहावरा किसी भाषा अथवा बोली में प्रयुक्त होने वाला वह वाक्य खंड है। ये क्या है, वाक्य का एक खंड है जो अपनी उपस्थिति से समस्त वाक्य को सबल, सहज, रोचक और चुस्त क्या कर देता है, बना देता है। तो ये वाक्य का खंड होता है जो वाक्य को सबल बनाता है, सहज बनाता है, रोचक बनाता है, चुस्त बनाता है। ये कौन कहते हैं, राम नरेश त्रिपाठी। डॉक्टर सहल क्या कहते हैं, किसी भाषा की व्यक्तिक चाल ढाल को मुहावरा कहा जाता है। डॉक्टर कृष्णलाल हंस क्या कहते हैं, मुहावरे वास्तविक में वाक्य खंड है। ये चीज को आप ध्यान में रखिएगा, ये वाक्य खंड है। जब इसका प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब उस वाक्य की शक्ति और प्रभाव
प्रभाव पूर्वापेक्षा बहुत बढ़ जाता है। ये कृष्णलाल हंस बोलते हैं। फिर है कृष्णदेव उपाध्याय, हिंदी अथवा उर्दू में लक्षण अथवा व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य को ही मुहावरा कहते हैं। कृष्ण उपाध्याय ये है। डॉक्टर शंकरलाल यादव, मुहावरा उस सुगठित पद समूह का नाम है जो अपना साधारण अर्थ नहीं अपितु एक विशेष अर्थ, रूढ़ार्थ या लक्ष्यार्थ प्रकट करता है। शंकरलाल यादव। यहाँ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आपको 2 बार 4 बार 10 बार जितना बार भी में याद हो जाए आप कुछ क्लू निकाल सकते हैं। जो भी है आपको हम यहाँ पे दे दिए हैं, आपका काम है पढ़ना, इसको याद करना और एग्जाम में आए तो इसको बना के आना। अब यहाँ पे होता है कि मुहावरा और कहावत में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो हम अभी आपको बोले थे वाक्य खंड, उपवाक्य जो है हम उसको कह सकते हैं कि वाक्य का एक खंड होता है, वो चीज को ध्यान में रखना है। तो वही चीज इसका अंतर है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं, इसे स्वतंत्र रूप से व्यवहार नहीं किया जा सकता है। कहावतें पूर्ण वाक्य होती है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये आपको देखने को मिलता है। स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक ना। इसका वर्गीकरण अगर देखा जाए तो कॉमन वर्गीकरण है संस्कार और प्रथा संबंधी, इतिहास संबंधी, जातिगत संबंधी, पौराणिक संदर्भ संबंधी, नैतिक ज्ञान संबंधी, शगुन अपशगुन से संबंधित और आर्थिक संबंधी। ये कॉमन वर्गीकरण हमको मिला था। अलग अलग विद्वान का अलग अलग वर्गीकरण नहीं मिला, तो यहाँ पे हम नहीं मिला। जैसे कि हम बोले हम यहाँ पे इस भाषा में रिसर्च नहीं कर रहे हैं, जो किताब में है ऑथेंटिक जिसको माना जाता है वहां से हम पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं और आपको यहाँ पे बता रहे हैं। मुहावरा यहाँ पे दिया गया है, इसे आप आराम से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मुहावरा में देखिए, कपार बथे तकलीफ हुए, काठ मारे हतप्रद हुए, कपार फाटे नसीब खराब हुए, करेजा ठंडा हुए, बदला पूरा हुए, कल नहीं पड़े चैन नहीं मिले, काठ मारे हैकट में पड़ जाए, कान फूके बहकाए, कान ओनाए ध्यान से सुने, कोड़ा जाए परदेश दोसर राइज कमाए जाए। तो ई तरी हिया देवल है मुहावरा। अब चला आगे हमने देखा थी। आगे कर हमने कर जे चैप्टर है, अब प्रकरण खत्म हो गया। तीसरा अध्याय है लोक कथा। प्रकरण साहित्य जो है हमने के खत्म हो गया। अब अगला जो अध्याय है हमने के लोक कथा है। तो लोक कथा के हमने समझे कर प्रयास कर थी। कथा मतलब कहानी, कथा सुनत हो बात है ना, जितिया उतिया जखन हुआ होते सेबरा रोड मने ये सब सुनत हो। नागपुरी लोक कथा परिभाषा सबसे पहले हमने देखी ला। डॉक्टर विद्या चौहान कर का परिभाषा है। फिर से हम कहती कि अलग अलग विद्वान कर का परिभाषा है, इकर से सवाल पूछल जाएला, तो एक रोड मन के क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक ना। चला तो परिभाषा में हम सबसे पहले हम पढ़ब डॉक्टर विद्या चौहान का। लोक भाषा के जरिए आम लोक जीवन में प्रचलित वैकालिक विश्वास, आस्था और परंपरा ऊपर रचल कथा मन के लोक कथा कहे ना। इकर में आदमी के खूबी खुशी का होवेला भेटाइले। लोक कथा इसे भी सुनीला तो हमने के का खुशी भेटाइले, मनोरंजन करेले सुनीला, तो वही चीज कहेला कि लोक भाषा के जरिए आदमी कर लोक जीवन में प्रचलित जे वैकालिक विश्वास है, मतलब हमने कर जे समाज में जे विश्वास है, सही विश्वास से संबंधित लोक कथा में हमनी के कहानी सुनीले मिली। जी आस्था है, भगवान ऊपर आस्था है तो हम देखब, अगर विश्वास है भूत ऊपरे तो भूतों कर कहानी मिली। और जे हमनी कर परंपरा है, जे है ना, हमने देखा थी कि माई बाप के क्या करना है, आदर करना है। जे भी परंपरा है से परंपरा, जैसे कि अगर छुआ का हुआ थे जन्म थे तो घंटी पीछे कर, अगर परंपरा है तो घंटियों का होवेला पेड़ा। तो इकर से हमके परंपरा पता चलेला कि आग हमनी कर जे पिछला समाज रहे वो का काम करत रहे। डॉक्टर सत्येंद्र का कहे लोक में प्रचलित और परंपरा से चलते आवत मौखिक कहानी मन के लोक कहानी, मतलब पीढ़ीगत पीढ़ी जे कहानी मौखिक रूप से चलते आवत है, सिकहे हमनी का कह थी लोक कथा कह थी। डॉक्टर सत्या गुप्ता का कहते लोक कथा में लोक मानस कर शोक बरन कर भावना और जिंदगी कर दर्शन हमेशा रहना। हर एक बरन कर, चाहे पूजा पाठ से संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो, खेल से संबंधित हो, आस्था से संबंधित हो, हर तरह कर चीज जो है हमके मिलेला। बीतल के जाने घटना मनक सूत्र सबसे लोक कथा में भेटायला। मतलब बीतल घटना के शुरुआत में ही बता ली जे पहले घट चुके सही चीज से संबंधित कथा बनी। जैसे कि एखन कहती समाज में बहुत सारा एखन जे है जीवनी पर, बहुत सारा आदमी कर जीवनी पर एखन फिल्म बने लागे, तो समाज में वो घटना घटलक तब तो उकर का हुआ थे फिल्म बने लागे। तो वही तरी है समाज में जो घटना घटलक से कथा का रूप लेवल गेलक और वही कथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाल गेलक। और एखन भी कथा जो है हमनी का करे लागी, सुने लागी या किताब में संकलित करल गेलक है, उनके लिखल गेलक है, तो एखन हमनी के पढ़ते। सात भाई बहन थोड़ी लिखल जाए है कहीं, उनके हमनी जो है संकलन करल जाए तो का करत थी अपन किताब में पढ़त थी, और नहीं तो आम भाषा जे आम आदमी रहे सेकरे भाषा में मतलब उनके कंठ से एक दूसरे कंठ में
आगे बढ़ते गेलक नागपुरी लोक कथा साहित्य ऊपर पीएचडी जो है सुश्री ढुल्लू फ्रांसिस भेंगरा कह रहे हैं। फैक्चुअल डाटा है कि याद करबा कि नागपुरी लोक साहित्य के ऊपर पीएचडी करे वाला के रहे तो सुश्री ढुल्लू फ्रांसिस भेंगरा। नागपुरी लोक गीत का साहित्य एवं सांस्कृतिक अध्ययन ऊपर पीएचडी करे वाले कलावती ओदार रहे। तो फादर ई तरी यहाँ के पीएचडी करे हैं नागपुरी लोक कथा में और लोक गीत का साहित्य और संस्कृति। तो एगो लोक कथा कर देवल गेलक है और एगो लोक गीत कर। अब आगे हम पढ़ा थी लोक साहित्य कर बारे में। फादर कोनराड बुकावट सदानी फोकलोर स्टोरी लिखे, जे जोन्स नगपुरिया कहानी लिख है, लोक साहित्य है। तो लोक साहित्य में को के अपन जे किताब लिख ले और जतई भी आम आदमी कर कंठ में रहे से के ईमन किताब कर रूप दिले से लेके संकलन करता कहल जाएला, रचना कार नहीं कहल जाएला क्योंकि रचना नहीं करे जे रचना होई चीज केकरो द्वारा से के ईमन का करत है एक जगह जमा करत है संकलन करत है। फादर पीटर शांति नौरंगी अगर देखल जाए तो ये लिख रहे हैं सिंपल सदानी ग्रामर जो कि ऑलरेडी हमने पढ़ चुकी है। सदानी रीडर 1957 में, नागपुरी सदानी साहित्य 1964 में। धनी राम बख्शी तो हमने कर मंजर भाग 2 में भी पढ़ना है। फुगली बुढ़िया कर कहानी, जितिया कहानी, करम महामात्य और श्री कृष्ण चरित्र ये तरी लोक कथा जो है उकर संकलन कर रहे। आगे है लोक कथा मानकर वर्गीकरण अगर हम देखब तो डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जो है इके अनुष्ठानिक विश्वास कथामन, प्रेमात्मक, नीति कथामन, मनोरंजन संबंधी और सामाजिक। तो अगर हम देखब तो टोटल यहाँ 6 भाग में देखेले मिले, लेकिन आसपास 6 भाग में नहीं लिखल रहे तो हम नहीं लिखी, लेकिन अगर पूछल जाए तो रोड मनी याद रख पाए कि इकर कितना भाग है, 6 भाग। अब चला सबसे पहले यहाँ देखा थी अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक में है पर्व त्योहार से जुड़ल है, अनुष्ठान नामे है पर्व त्योहार से जुड़ल संबंधी अनुष्ठान हुएला। उकर बाद है धार्मिक कथा कर भीतरे 2 भाग हुएला, पर्व त्योहार वाला और देवी देवता कर कहानी। तो पर्व त्योहार में करम, जितिया, तीज, सरुल, सोहराई ई सब बेरा जे कहानी कथा हमनी के सुने ले मिलेला से हो जाई पर्व त्योहार। देवी देवता में कोई कृष्ण भगवान कर कहानी सुनाते, कथा सुनाते, कोई शिव भगवान कर कथा सुनाते, कोई पार्वती कर, कोई सूरज भगवान कर, कोई संतोषी माता कर कथा मन सुनाते। तो ये तरी अनुष्ठानिक के 2 भाग में बांटल गेलक। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज द्वारा एक के पर्व त्योहार के अंतर्गत राखल गेलक और दूसरा के देवी देवता कर कहानी के अंतर्गत राखल गेलक। अब उदाहरण में यहाँ है जितिया कहानी और करम महामात्य धनी राम बख्शी द्वारा लिखल जा है और ई जे आवी एक अंतर्गत आवी पर्व त्योहार से जुड़ल कहानी में या कथा में आवी। अब विश्वास जो है उके हमने देखा थी इसन कहानी में अंग्रेजी ऐसन कहानी की मतलब ई जे लोक कथा है कोई जरूरी थोड़ी है लोक कथा में हमने पढ़ाई ले से पहले कबो करी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, काहे कि आदमी जानवर बन जाला, जानवर आदमी बन जाएला, ठीक ना। बनहरिणी के बेटा में वही देखी तो इसन कहानी में इसन कहानी के अंग्रेजी में इटिमोलॉजिकल कहानी कहना विश्वास। जैसे उदाहरण भाई कर खेल। फिर है नीति कथा जो है उके का कहना, ई कथा मन से मनोरंजन हुए कर नीति उपदेश है, मतलब इकर मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन करवाना है। जैसे कि दुसुट भेड़ा मनोरंजन संबंधी नीति मतलब नीति है, मतलब अच्छा उपदेश देवे कर काम है और इकर काम जो है मनोरंजन वाला के केवल मनोरंजन भी हो जाए तो चाहिए। रहस्य, रोमांच, चमत्कार, कल्पना, जैसे कि पिक्चर में भी हुएला ना, एगो कॉमेडी पिक्चर हुएला, एगो में है ना सस्पेंस वाला पिक्चर हुएला, एगो थ्रिलर वाला पिक्चर हुएला, वह टाइप से एहो है। तो उदाहरण में जयमुख परी, हंस, राज, घोड़ा और मुख बोलता, हीरामन तोता, बहिरा बहिरी हास्य कथा है कि। प्रेमात्मक कथा में प्रेम कर कथा होला, अब इकर में प्रेमी प्रेमिका कर हो सकेला, माँ और बेटा कर हो सकेला, भाई और बहन कर हो सकेला, या बहन और बहन कर, या भाई और भाई कर भी हो सकेला। तो प्रेम कथा होला, भाई बहन, राजकुमार और राजकुमारी, माँ कर अपन बेटा बेटी ले जो प्यार होला से टाइप कर कथा हिया मिलेला। जैसे कंगन और चूड़ी, हिया प्रेमी और प्रेमिका यानी पति पत्नी कर प्यार के बताल जा है। बाल कथा मन में नामे से पता चला थे बाल कथा ई कहानी मन के नाना नानी दादा दादी अपन नाती पोती के सुनाए ना, जैसे मैना और बूट और बुढ़ू भंडारी। नवरंगी जी कर किताब इस सदानी रीडर में ये कहानी लिखल है। तो नवरंगी जी इस सदानी रीडर यहाँ लिखे ने, तो यह इस सदानी रीडर 1957 में लिखे। यह चीज जो है इकर किताब में रहे बुधू भंडारी जे की छुआ कर कहानी रहे। उकर बाद सामाजिक कथा है, समाज के बारे में है, जैसे कि यहाँ देवल है सगुनिया जोला। अच्छा हाँ, सगुनिया जोला में इस सदानी रीडर में ई भी लिखल है। फिर है तिरिया चरित्र और बन हिरणी कर बेटा। नवरंगी जी कर किताब नगपुरिया सदानी साहित्य में देवल जा है। तो ई माने संकलित करे, लिख न के इवन का करे जे समाज में प्रचलित रहे लोक कथा उके आपन से सुन ले और कर बादे के टाइप करके किताब का रूप दे दिले संकलित करने। चलो अब आगे हमने यहाँ पढ़ा थी बन हरणी कर बेटा। अच्छा देखा थी तो हमने के 10+2 में इके पढ़ना है, तो 10+2 में इके पढ़ना है तो हम इकर लिए अलग वीडियो बना, क्योंकि ई जे कथा है 10 क्लास वाला के नहीं पढ़ना है, तो हिया इके हम सम्मिलित नहीं करते। इकर जे 4 गो कथा है ना सिके हम अलग से इकर हम वीडियो बनाए देव। बुढ़ू भंडारी और
भाई बहन जो है से माइंड मैप नहीं कन्वर्ट करी तो के हम कन्वर्ट करके बताओ, है ना। तो हिया जो है बालमाइत्रानी इतना हो गया। अब हमने नागपुरी भाषा कर लोकगीत के अंतर्गत देखिए कि क्या है। तो लोकगीत जो है सिकर बारे में बताते हैं नागपुरी भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण से है यहाँ हमने करब उकर से पहले थोड़ा सा परिभाषा के जान दीजिए। तो तेज नारायण लाल जो है लोकगीत हमरे का जिंदगी कर विकास कर इतिहास के लोकगीत कोनो संस्कृति कर मुंह बोला चित्र के वासुदेव शरण अग्रवाल कहना। फिर एक कोमल कोठारी लोकगीत में संगीत और काव्य मनसा रहेला ई कोमल कोठारी कहे हैं। बद्री प्रसाद पंचोली का कहते हैं लोकगीत रस से सनाल है मोहन कृष्ण धरी कहते। फिर प्लेटो कहते काव्य प्रकृति कर अनुकरण है और प्रकृति सत कर अनुकरण है। तो ये तरी ई कल है। अरस्तु कहते काव्य भाषा कर जरिए प्रकृति कर अनुकरण है। फिर है इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका कहते लोकगीत को स्वतः जन्मा है। देवेंद्र सत्यार्थी कहते लोकगीतों का मूल जातीय संगीत में है। और के बी दास कहते हैं लोकगीत उन लोगों के जीवन के स्वेदपूर्ण प्रवाह है जो आदमी आदिम अवस्था में जीवन बिताते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको एक दो बार पढ़ना होगा तब समझ में आएगा। और हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज है जिसको आपको बार बार खुद से पढ़ना होगा, 10 से 15 बार भी पढ़ना होगा उसको याद करने के लिए। कुछ अगर क्लू निकलता है पढ़ते पढ़ते वो क्लू भी निकालना है ताकि आपको याद हो जाए। अब चलिए हम लोग जो गीत है या पद है उसी का थोड़ा सा एक अलग चीज जो है वो छंद, उसके बारे में पढ़ते हैं। छंद के बारे में बताया जाता है ये है क्या। ये छंद का प्रणेता जो है या शुरुआत करने वाले जो है वो पिंगल ऋषि थे। सर्वप्रथम इसका उल्लेख जो है वो ऋग्वेद में ही होता है, यानी काफी पुराना है। छंद शास्त्र को पद्य का व्याकरण कहा जाता है। तो कुल मिला के बस समझिए कि छंद क्या होता है। तो जैसे हम लोग कोई सेंटेंस लिखते हैं तो वो शुद्ध रूप से लिखा जाए इसके लिए पूरा व्याकरण पढ़ते हैं। तो कोई गीत कैसे लिखा जा रहा है, शुद्ध रूप से लिखा जा रहा है कि नहीं, वो किस नियम से लिखा जा रहा है, इस नियम के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो नियम ही तो व्याकरण है। तो इस नियम के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो उसे हम छंद कहते हैं। तो गीतों का अध्ययन या कविताओं का जो अध्ययन होता है, व्याकरण नियमों का अध्ययन होता है या उसका जो व्याकरण होता है उसे ही हम छंद कहते हैं। और जो सेंटेंस होता है, जो कहानी होता है, जो हम लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, अभी जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं है, इस सब के बारे में जो पढ़ते हैं वो सीधा सा है उस भाषा का व्याकरण। तो नागपुरी भाषा का व्याकरण है। और नागपुरी लोकगीत का अगर व्याकरण अगर हम पढ़े या शिष्ट गीत का व्याकरण पढ़े तो उस व्याकरण को एक नाम हम दे सकते हैं क्या, छंद। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं ये छंद में क्या क्या बताया गया। छंद के अव्यय यानी छंद में क्या क्या होता है। छंद जो होता है ना उसके पार्ट, जैसे नागपुरी व्याकरण में हम लोग टोटल 20 पार्ट हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं, 20 चैप्टर पढ़ते हैं। तो उसी तरह से छंद के कौन कौन से पार्ट हैं। तो चरण, पद या पाद हो सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे वर्ण और मात्रा होता है। तीसरा है संख्या और क्रम। चौथा है गति, यति, विराम, यति जिसे विराम कहते हैं, कहाँ पे गीत में रुकना है, ये सब होता है ना। तुक है, गण है। छंद के 3 प्रकार होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्त छंद। मात्रिक छंद में क्या होता है, जिस छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। जैसे कि यहाँ पे ये भी एक क्या है, मात्रा है, ये भी एक क्या है, हर्षी दीर्घी, ये भी क्या है, मात्रा है। तो मात्राओं की गणना जब हम कहेंगे तो वो मात्रिक छंद होगा। उसके बाद वर्णिक छंद में जिस छंद में वर्णों की गणना की जाती है, जैसे कि क एक क्या है, वर्ण है, ख एक क्या है, वर्ण है। तो इस तरह से वर्ण का अगर गणना करेंगे तो वार्णिक छंद हो जाएगा। मुक्तक छंद, जिस छंद में कोई नियम ना लगा हो उसे मुक्त कहते हैं। नाम में ही है मुक्त। तो जिस छंद मतलब बिना नियम के अगर कोई गीत गाया जा रहा है, उसमें कुछ नियम ही नहीं लग रहा है, तो मुक्तक छंद के नाम से उसको हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं मात्रिक छंद। मात्रिक छंद के बारे में दिया जाता है, यानी कि 3 पार्ट में सबसे पहला है मात्रिक। अब यहाँ पे देखिए कोई दोहा कहलाएगा, कोई चौपाई, कोई सोरठा, कोई रोला, तो कोई कुंडालिया, कोई लावनी। ये हिंदी के अनुसार हम बता रहे हैं, कोई उल्लाल कहलाएगा, ठीक ना। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा डिटेल में, हम अच्छे से तो आपको समझाएंगे ही या समझाए भी होंगे। वो वीडियो आपको मिला होगा, अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ होगा अभी तक, पुराना वीडियो होगा तो वो नया हम अपडेट कर देंगे जी। यहाँ पे देख लीजिए, तो दोहा किसको कहेंगे, ये अर्ध समात्रिक छंद के तौर पे इसको हम लोग क्या कहते हैं, जानते हैं। तो बोलता है जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती है, उसे दोहा कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ आपको जब डिटेल हम पढ़ाएंगे तो वहां पे बताए होंगे या बता देंगे, अगर नहीं भी थी पढ़ाए होंगे, मतलब जो पुराना वाला थी होगा तो नया वीडियो अपलोड करेंगे तो वहां पे बता देंगे। समात्रिक छंद में क्या होता है कि जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। यहाँ पे केवल रटने के लिए दिया गया है, फैक्चुअल डाटा आपको वहां पे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे ना तो आपको समझ में आ गया होगा।
अगर देखे होंगे तो, और नहीं तो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक ना। सोरठा अर्ध समात्रिक छंद जो है, इस छंद में प्रथम और तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होते हैं। या दोहे का क्या होता है, उल्टा होता है, जैसे कि यहाँ 13 और 11 था, यहाँ 11 और 13 है। रोला में क्या है, इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती है तथा 11 और 13 मात्रा पर यति विराम होती है। कहाँ पे विराम लेना है वो चीज भी होता है ना महत्वपूर्ण, यह भी दोहे का ही क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये है रोला। उसके बाद होता है कुंडाल या विषम मात्रिक छंद, इसको हम लोग बोलते हैं। तो बोलता है यह छंद एक दोहे और एक रोले से मिलकर बनता है, यानी एक रोला हो गया और शुरुआत में क्या था, दोहा था, जिसमें 13-13 मात्राएं थे प्रथम और तृतीय चरण में, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं थी। तो इससे मिलकर ये बनता है। इसकी 6 पंक्तियां होती हैं। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। मतलब दूसरा पंक्ति का जो अंतिम चरण होगा वो तीसरा का क्या होगा, वो तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। फिर है लावणी। इस छंद के प्रत्येक चरण में 30 मात्राएं होती हैं। 16-14 मात्राओं पर यति होता है, यानी कि यहाँ पे विराम होता है। उल्लाल है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसके बाद दिया गया है आपका नागपुरी राग छंद में छंद कर चायरू का हवेला भेद हुएला। तो ये था हिंदी। अब नागपुरी के अनुसार अगर देखा जाए तो इसके कितने भेद है, 4 भेद है। मात्रिक छंद, वर्णवृत्त छंद, वार्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला, वहां 3 था, यहाँ पे 4 था। तो दोनों चीज हम यहाँ पे डाल दिए हैं, आपको जैसे याद करना है वैसे याद कर लीजिए। नागपुरी भाषा के लोक गीतों का अब हम क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं अलग अलग विद्वान के अनुसार। तो लोकगीतों के वर्गीकरण से संबंध विद्वानों में मतभेद है। रामनरेश त्रिपाठी 11 श्रेणियों में इसको क्या करते हैं, बांटते हैं। श्री भालेराव इसको 4 बड़े समूह में, संस्कार, विषय, माहवारी, मतलब महीना अनुसार ये होता है। फिर है सामाजिक, ऐतिहासिक और विविध। तो इस तरह से 4 बड़े समूह हैं और चारों में फिर अलग अलग उसके समूह हैं। रामनरेश त्रिपाठी 11 है, श्री भालेराव 4 है। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है डॉक्टर सत्येंद्र। डॉक्टर सत्येंद्र जो है वो इसको आनुष्ठानिक, उद्योग समर्पित, तिथि धारक, संस्कार विषयक, तिथि वारक, अन्य गीत, नरक के लोकगीत, नगर के लोकगीत, ग्राम के लोकगीत और जंगल के लोकगीत में बांटे हैं। अब ये जो है पाठ, वो गीतों की उपयोगिता की दृष्टि से, संस्कार से लेके अन्य गीत तक जो है वो स्त्रियों के प्रत्येक गीत का विभाजन है, और स्थान के आधार पर नगर, ग्राम और जंगल गीत ये बांटे हैं डॉक्टर सत्येंद्र, ठीक ना। उसके बाद है श्याम परमार जो है 5 भाग में बांटे हैं। जातियों की दृष्टि से, संस्कार और प्रथाओं की दृष्टि से, धार्मिक विश्वास की दृष्टि से, कार्य के संबंध की दृष्टि से और रस की दृष्टि से। तो इस तरह से ये चीज हो गया। उसके बाद अब आगे हम देखते हैं कृष्ण उपाध्याय, ये भी 5 भाग में बांटते हैं। तो अगेन हम फिर से कर रहे हैं, कौन कितना भाग में बांटा है ये याद करना होगा और इसके लिए रटना होगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। संस्कारों की दृष्टि से, रसानुभूति की प्रणाली से, ऋतुओं और व्रतों के क्रम से, विभिन्न जातियों के प्रकार से, क्रिया गति की दृष्टि से। फिर है श्याम चरण दुबे, 4 भागों में इसको बांटा जाता है। सामान्य गीत, नृत्य गीत, गीत कथा और लोक कथा। उसके बाद जो है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज, इसको 5 भाग में बांटे हैं। संस्कार संबंधी में पुत्र जन्म, विवाह, गमना और लियावन हो गया, मतलब जो संस्कार होते हैं। ऋतु संबंध में 12 मासा होली हो गया। व्रत संबंध में सरूल कर्मा और जितिया जैसे एग्जाम्पल है, वो और भी होगा लेकिन वो एग्जाम्पल है, ठीक ना, 5 भाग है। फिर है क्रिया संबंधी में रोपनी और कृषि कार्य। उसके बाद विविध में झूमर, निर्गुण और भजन। ये डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है, क्योंकि ये नागपुरी के बारे में क्या किया गया है, इनके द्वारा बताया गया स्पष्ट। रस के अनुसार अगर गीतों में को विभाजन देखे तो 4 है, वीर, श्रृंगार रस, करुणा रस और ये शांत रस। तो ये हो गया आपका गीतों का। अब यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे नागपुरी भाषा के लोकगीत का वर्गीकरण यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें आप कभी डमकच पढ़ना होगा, जैसे कि सिलेबस में दिया है ना, डमकच, उदासी, फगुआ, पावस, ये सब हम लोगों को पढ़ना होगा। तो ये सब ना हम लोग एक एक करके क्या करेंगे, इसको देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं नागपुरी भाषा के लोकगीतों का वर्गीकरण। आपको पता होगा हम लोगों को झारखंड में भी लोकगीत पढ़ने होते हैं, वहाँ पे अलग अलग भाषा के लोकगीत पढ़ने होते हैं। तो नागपुरी का जो लोकगीत है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। फिर संथाली है, कुड़ुक है, ये सब का भी जो उरा खड़िया उड़िया जनजाति है, उनके भी लोकगीत हम लोग पढ़ते हैं। तो झारखंड का जो लोकगीत में नागपुरी का जो गीत है, या नागपुरी से रिलेटेड जो सामान्य हम लोग जो झारखंड के लोक गीत पढ़ते हैं, वहां से अब देखिएगा और नागपुरी में काफी समानता वहां पे देखने को मिलता है। यहाँ पे स्पेशली हम लोग नागपुरी के लोक गीत को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप जो है झारखंड में जो गीत पढ़ रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा और इसको भी ध्यान में रखिएगा, दोनों को मिला के पढ़िएगा तो आपका नागपुरी में भी ये फायदा पहुंचाएगा और
झारखंड जीएस में भी ये फायदा पहुंचाएगा। तो चलिए नागपुरी के भाषा के लोक गीतों का वर्गीकरण करते हैं और एक एक करके सभी गीत जो है उसको समझने का प्रयास करते हैं। सारा गीत जो है आपको हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, ये माइंड मैप का क्लास है। यहाँ पे उस गीत से किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं उस आधार पे यहाँ पे फैक्चुअल डाटा को दिया गया है और इसी डाटा को हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं डमकच। तो डमकच में दिया गया है विवाह की तिथि से 15 दिन पूर्व वर कन्या दोनों के घर के में होता है। तो हम लोग गांव घर में शादी विवाह देखते हैं 15 दिन और कहीं 16 दिन में लिखा हुआ रहता है। तो ऑप्शन देके आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जब भी शादी पहुंचता है, नजदीक पहुंचता है, तो वर पक्ष के घर में और कन्या पक्ष के घर में, दोनों के घर में शादी से लगभग 15 दिन पहले शाम के समय नृत्य संगीत होता है। और सामान्यतः क्या यहाँ पे केवल और केवल महिलाएं ही सम्मिलित होती है, जो कि डमकच के तौर पे जाना जाता है। अब यहाँ पे ये जो है महिला प्रधान गीत है। यहाँ पे एक चीज नहीं दिया गया है कि ये डमकच कब से कब तक चलता है, वो पूछा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। तो देवठान जो आपका छठ होता है उसके बाद 3 दिन के बाद देवठान होता है। तो देवठान जैसे यहाँ पे खत्म होता है उसके बाद शादी विवाह का लगन शुरू होता है और जब शादी विवाह का लगन शुरू होगा तो डमकच भी क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता है कि घुरती रथ जैसे खत्म होता है, शादी विवाह खत्म हो जाता है, लोग खेती बाड़ी में धान रोपनी में क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। तो घुरती रथ तक ये क्या होगा, चलेगा। तो देवठान से लेके घुरती रथ तक ये जो है डमकच चलता है। ये चीज को याद रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, आगे कहीं पे लिखा मिल जाएगा। या जैसे कि हम बोले कि जो नागपुरी हम लोग पढ़ रहे हैं, यही चीज जब झारखंड जीएस में पढ़ते हैं तो वहां पे भी है। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेके चलिएगा तो कहीं ना कहीं से आपको डाटा मिल ही जाएगा। चलिए, एक हरिया डमकच और दोहरी डमकच होता है, ठीक ना। वहां पे एक डिटेल में तो बहुत सारा उदाहरण दिए, यहाँ एक उदाहरण दिए हैं। कौआ कोटारी दैया मैना भंडारी रे, बकुला तो सोना गच के जिम्मेदारी रे, क्रिकेटा नरसिंगा चाची सहनैया रे, ढेलकी तो सोना ढोलकी बजाए रे, शुगा तो टेरटेरा पेरवा लेटपेट रे, मेजूर तो सोना अकड़ भरपूर रे। तो बहुत सारे डमकच के गीत हैं। अब यहाँ सबको हम नहीं लिख सकते हैं। तो अब या तो आपके पास जितना भी डमकच से रिलेटेड गीत है एक बार उसको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये डमकच गीत है। तो क्योंकि यहाँ पे कुछ भी गीत को ले जाएगा मतलब क्वेश्चन में दे देगा और पूछेगा ये डमकच है कि पावस है कि उदासी है, तो उसके लिए तो सारे गीत आपको जानना होंगे। तो डिटेल जितना भी किताब वगैरह मिलता है हम कुछ कुछ गीत वहाँ पे डाल दिए हैं। बाकी आपको अगर कहीं एक्स्ट्रा कुछ मिलता है तो वो भी थोड़ा बहुत 2-3 लाइन लिख लिया कीजिए ताकि एग्जाम में अगर वो आए तो आप उसे बना सके। और एग्जाम में जो भी बनाता है वो किताब में जब लिखा हुआ रहेगा उसी को बनाएगा सामान्यतः, अपने मन से वो नहीं बनाते हैं। फिर है पावस। पावस जो है जैसे कि वहां पे बताया है कि डमकच कब से कब तक है, तो डमकच याद रखिएगा देवठान से लेके घुरती रथ तक वो चलता है। अब यहाँ पे पावस देखते हैं। पावस बोलता है आषाढ़ महीना के चलते पावस गीत शुरू होता है, यानी कि बरसात जैसे यहाँ पे शुरुआत होता है वैसे ही पावस शुरू होता है। और ये जैसे कि महिला प्रधान है, जैसे कि यहाँ पे हम बताए डमकच में केवल और केवल महिलाएं ही नृत्य और संगीत करती हैं। ये नृत्य भी है और संगीत भी है, डमकच दोनों है, नृत्य भी है संगीत भी है। पावस में केवल और केवल कौन जाते हैं, तो पुरुष है और पुरुष प्रधान ये नृत्य संगीत है। तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है कौन सा महीना से ये शुरुआत होता है और ये कौन सा प्रधान है, तो पुरुष प्रधान है। बुद्ध रूप से बरसात, सिंगार, विरह, वीर विरह जशन भाव कर गीत, ओज गुण पावल जायला, तो पुरुष से संबंधित है। बरसात के समय ये शुरू हो रहा है तो उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे भाव जो है मिलेगा। अब यहाँ पे पावस का एक गीत दिया गया है, गरजत मेघ करत शोर, बरसत जल करत जोर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप कोई ऐसा गीत दे देगा जो कि पावस का होगा तो वहां ढूंढिएगा कि बरसात से रिलेटेड कुछ वहां पे भाव जो है वो निकल रहा है क्या। अगर निकल रहा है तो आप पावस की ओर जा सकते हैं, गेस कर सकते हैं कि वो पावस गीत होगा। धक धक जीव करे पिया परदेश बहुरत, नहीं मोरे गुया गुनी गुनी प्रेम नैना जल ढरे, कोई सखी जब आवत हित उन्हीं कहल चित, अन जल तजीरे कोरा बालर झेल करे, मोरे गोया गुनी गुनी प्रेम नैना जल ढरे। तो इस तरह से ये दिया है पावस का एग्जाम्पल। अब उदासी है। उदासी जेठ वैसाख यानी कि गर्मी के मौसम में, गर्मी के मौसम में काम धाम पहले रहता था नहीं, उतना सिंचाई का साधन नहीं होता था, तो पेड़ के नीचे बैठ के उदासी राग का गीत गाया करते थे। तो वही है जेठ वैसाख में, आपको याद रखना है कौन आषाढ़ में गाया जा रहा है, कौन देवठान से लेके घुरती रथ तक गाया जा रहा है, कौन जेठ वैसाख में गाया जा रहा है। तो उदासी जो है
वो जेठ बैसाख के मौसम में होता है और यहाँ पे तेज बाजा गाजा नहीं बजाया जाता। जो उदास है वो उतना तेज बाजा बजाएगा कहाँ पे, और ये पुरुष प्रधान नृत्य संगीत है। तो अभी तक हम लोग 3 नृत्य संगीत यहाँ पे पढ़े, डमकच हो गया, पावस हो गया और उदासी हो गया, जिसमें डमकच महिला प्रधान है और बाकी जो दोनों अभी हम लोग पढ़े पावस और उदासी ये पुरुष प्रधान गीत और नृत्य है। तो यहाँ पे ये दिया गया पुशल मैना दैया बन, इसका एग्जाम्पल दिया है, बन उड़ी गेल बने बने मैना कांदे झारा झोर भाई बने बने, ना तोरा बाप मैना ना तोरा माए बने बने मैना कांदे झारा झोर भाई। अब उसके बाद हम लोग आते हैं फगुआ। फगुआ के तो आप जानते हैं जो होली का महीना होता है, होली जो अब हम लोग मनाते हैं, फगुआ कटता है और इस तरह से एक साल बीतता है और नया साल चढ़ता है। तो फगुआ जो है फागुन और चैत यानी बसंत ऋतु के महीना में क्या होते हैं, मनाते हैं। फगुआ कटता है, चैत में यहाँ पे पहला महीना जो है वो चढ़ता है और ये भी पुरुष प्रधान नृत्य और संगीत है, यानी कि संगीत भी फगुआ गीत मिलेगा और फगुआ का नृत्य भी है, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया है एक एग्जाम्पल, अब नहीं जावे जमुना डगरी दुटी बिन दोष से कान्हे करे झगरी, बरसे ओहो बरसे करे रहल रगरी, दूती बिन दो से श्याम को झरी झगरी, हाजी फारी दिया री किनारी बुरारी, सारी बिगारी हमारी झिका झोरी एहो झिका झोरी, फोरी दिले गगरी, दूती बिन दोषे श्याम करे झगरी। तो कुल मिला के फिर वही बात हम बोल रहे हैं कि फगुआ गीत कोई 1-2 गीत तो होगा नहीं, बहुत सारा गीत होगा। तो कुछ गीत हम आपको नोट्स में, डिटेल नोट्स में डाल दिए हैं, एक से ज्यादा एग्जाम्पल के लिए थोड़ा बहुत याद हो जाए इसलिए यहाँ पे डाले हैं। बाकी आपको एक्स्ट्रा कहीं पे भी गीत मिलता है, आप अपने नोट्स में, चाहे डिटेल नोट्स हो चाहे हम तो कहेंगे माइंड मैप जो है कि हम बोलते हैं माइंड मैप के जो पीछे साइड होता है, यहाँ पे ये जो माइंड मैप है इसके पीछे साइड देखेंगे खाली पेज है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो यहाँ पे लिख लिया कीजिए। तो माइंड मैप ही आपका अल्टीमेट सोर्स होगा रिवीजन करने का। अब है पचरंगी फगुआ, फगुआ का ही एक पार्ट है पचरंगी फगुआ। तो इसका नाम पचरंगी फगुआ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 5 या इससे भी बगरा राग मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के राग मिलते हैं। तो यहाँ पे मोय तो भाभे ना भाभी रहो रे ए आली, कौन रंगे रसे माइत गिलो वनमाली, ठड़िया हाव भाव रहिस उपजत है कठिन खेस, लागत सुनी खसी सखी संशय भरी के ही कारण मन मोहित मुरारी। पढ़ लीजिएगा, मेरा राग वैसा है नहीं, है ना, जो कि हम इतना लय ताल से पढ़े। जिनके पास लय ताल होता है वो और भी बेहतर तरीके से इसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन हमारा काम जो है हमसे जितना हो पा रहा है हम बता रहे हैं। वैसा मेरे से उम्मीद मत रखिएगा कि गाना गा के आपको हम समझाएं। कौन रसे माइत गेले बनमाली, हम केवल पढ़ रहे हैं ना। उदासी कुबली कुटिल मति कुबिधि कुचाल ए गोई, कवन ईसन जोग जुगत लगाल, भूली गले नंदलाल, राग मोही बिसरावल जोग जनावल, मोय पर विषय विरह डालो, कौन रसे माइत गिले बनमाली, डमकच मणि मनोहर तजी कांच के पावल हो, जगत के सार जैसे जतने जुगाल, जानत नहीं प्यारे प्रीत कर हाल जानत नहीं। तो ये था फगुआ पचरंगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं फगुआ पुछारी। जैसे कि पूछारी आया तो ये भी फगुआ का ही एक पार्ट है, लेकिन पुछारी मतलब क्या हो गया, पूछना। तो सवाल जवाब कव्वाली के जैसा पूछा जाएगा, कव्वाली के जैसे नागपुरी में कौन सा मिलता है, तो फगुआ पुछारी। एक जन सवाल कर रहा है, दूसरा उसका जवाब दे रहा है, एक दुई दल रहेला, सवाल जवाब के रूप में गीत चलेला। प्रश्न जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजा कहाँ केकर घर बाजे, लागे नहीं पता मुके बाजा बाजे कहाँ केकर हेके, असल बाजा हेके, ठीक बाजा बाजे हो बाजे कहाँ के घर बाजे। हम इसको डिटेल में पूरा नोट्स में दिए हैं, यहाँ समझने के लिए या याद करने के लिए थोड़ा सा रखें। बाजा में कुटासी बाजा बाजे, यहाँ सवाल पूछा गया कौन बाजा, यहाँ पे आंसर दिया जा रहा है कुटासी बाजा। बाजा में सुंदर बाजा बाजे, बाजी नहीं कुटासी बाजा, किसान नहीं हुए ताजा, बिन कुटासी बाजा बाजी ना समाट बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे। तो इस तरह से एक पे सवाल पूछा गया, दूसरा में जवाब दिया गया। अब हम लोग देखते हैं झूमर। झूमर बोलता है ई नाच और गान में दुई गो से बगरा दल रहेला, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पे दल होते हैं। जी अपन डांडा यानी कमर चाहे कंधा चाहे हाथ के जुड़ाई के रहना। और झूमर कर कुछ गीत दिया गया है, कुछ लाइन दिया गया, हासी मुखे गोरी दिलय पान मति बुझब आन, दही दूध सभे मोठा, पर के पुरुष जूठा, अनेक पुरुष भगवान, अपने पुरुष भगवान मति बुझब आन। ये हो गया। उसके बाद इसी जनानी झूमर में जो इसका प्रकार है वो झूमर का जो प्रकार है वो अलग अलग है। एक जनी झूमर आता है, एक मर्दानी झूमर आता है और एक बांग्ला झूमर आता है। तो चलिए जनी झूमर को यहाँ पे क्या करते हैं देखते हैं। जनी झूमर कब होता है ये सब पूछा जाएगा। जनानी झूमर कब खन नाचल जाएगा तो समय रहता है कर्मा जितिया, जो महिलाओं से संबंधित है। कर्मा भी बहन लोग करती है, जितिया
जो है वो भी महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो वो माँ लोग करती है, तो इस तरह से ये जो है महिलाओं का त्योहार है। तो यहाँ पे जो नृत्य संगीत होगा वो भी महिला प्रधान ही आपको देखने को मिलेगा। तो ओदे ओदे रे रसल भावरा भावरा आइज भावरा कहाँ तो लुभाले रे रसल भावरा भावरा, सब दिन भावरा घूरी फिरी आले रे रसल भावरा भावरा आइज भावरा कहाँ तो लुभाले रे रसल भावरा भावरा। ये है जनानी झूमर का एक एग्जाम्पल। अब है मर्दानी झूमर, नाम में ही मर्दानी है यानी कि ये पुरुष प्रधान होगा। इकर में वीर रस ओज गुण उच्च स्वर तेज नाच और बाजा चलेला। इस गीत में भी 3 राग है, पहिल सरजा अधरतिया और भिनसरिया। जहां तक हमको लगता है जनानी में भी ऐसा ही होना चाहिए, भले वहां लिखा हुआ नहीं है। जम के जोटिया बोले नाक के बेसेरी हिले हाय रे गोरी के देखलो मोय कोयल डगरे कतना जल भरे तुम्बा तो भव के पानी जल छिरियाए हाय रे आंबा तो बिरछा तरे बिछू काइंद झारा झूर चलू पति के खोजार। तो ये था जनानी मर्दानी झूमर। अब है बांग्ला झूमर। बांग्ला झूमर जो है वो कंफ्यूजन हो सकता है कि महिला प्रधान है कि पुरुष प्रधान, तो याद रखिएगा ये पुरुष प्रधान नृत्य है। जमींदार के बंगला यानी महल कर अंगना में ही नाच गान चलत रहे। पहले जमींदार मन रहते रहे तो अपन जैसे कि एक आइटम सॉन्ग चले ना वह तरी समझ लेवा। तो आइटम सम ना समझबा के उ कर ले एगो है एगो जे है क्या तो नृत्य है उके कहा थे नचनी नृत्य से हुएला, ठीक ना ही ना के। लेकिन हाँ बंगला बड़का बड़का आदमी मन अपन मनोरंजन ले अपन जे भवन है अपन बंगला है सेक्रे में नाच गान करवा रहे हैं। और बंगला भाषा कर भी यहाँ कुछ अंश देखे ले मिलेला। आमी तो माय ना देख ली झांसी गो ना मानेर जले सावन मासे तो जेनो झरे गिरे झरना तुमी अमार होइल ना गुरुजन लाज भय कुलशील समुदाय मान अपमान परान तुम सब गनी ना तुम अमार होइले ना मने ज्ञान उद्दीपन गति मति सत्यापन कर्मे धर्मे दिना तुम्हार बोई ना जानी ना तुम्ही अमार होइले ना। तो चलिए बांग्ला किसी को आता है या ये गीत का राग आता है तो गा के आप लोग है ना सुनिएगा, या जो गा के सुना रहे होंगे उससे सुनिएगा ना पूरी लोकगीत का। अब अगला पाठ हम लोग जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो अग्नि है। अग्ना मतलब होता है, एक होता है घर का आंगन होता है और दूसरा अंगना का मतलब स्त्री भी होता है, ठीक ना। अग्नि कर्मा जितिया के अवसर पर विशेष रूप से कहा जाता है, याद रखिएगा। और अंगना मतलब स्त्री होता है तो ये स्त्री प्रधान ही होगा। अम्बा मंजरे मधु मातले रे, बहुत फेमस है ये गाना, सुने होंगे। तैशने पिया मातल जाए रे तुलसी पतैया चिट्ठी लिख भेजे रे समूची नैना ढरकले लूर नाग नागिन फेर फेन जोरले हो तैसने पिया छोड़ल जाए नाग नागिन काचूर छोड़ले हो तैसने पिया छोड़ल जाए। तो ये हो गया अग्नि। उसके बाद लहशुआ, थोड़ा सा झुक के जो नृत्य संगीत गाया जाता है। झूमर कर ही दूसर नाच गान है के मतलब झूमर के जैसा ही है, थोड़ा अच्छा झुक के इसको क्या किया जाता है, नाचा गाया जाता है। इसे लुजरी भी कहा जाता है। बस यहीं से सवाल पूछा जा सकता है कि लुजरी किसे कहा जाता है, तो लहुशा। सुखल बासक बांसी बाजे झंझकाल रे घरे नी रहते पारी करल जंजाल रे ओ हो रे हाय घरे नी रहते पारी होठ में बांसक बांसी मुड़ में पियर फिटा उतई की बजाबे बांसी राधा राधा कहिस रे ओ हो रे हाय घरे नी रहते पारी। ये हो गया। उसके बाद झुमटा, ये डमकच कर एगो रूप है के। तो डमकच हम लोग जो शादी विवाह में 15 दिन पहले से नाच रहे थे तो वो डमकच है, उसी का रूप है एक झुमटा। एकर में मूल रूप से एक खरिया और दोहरी दुई को भेद वेला गाना में गावे के समय जनाना मन जेवर से लदाल रहे ना झुमटा गीत में। ऐसा समय भेल जोवन जलना मोर पिया परदेश गेल धिकरे जियाना मोर पिया परदेश या प्रदेश होगा परमेट पर टेप लिखा हुआ गलती हो गया, प्रदेश यहाँ द है ना, प्रदेश गेल श्री हरि बिना घासी सुख है सपना मोर पिया परदेश गेल धिक है जियाना मोर पिया परदेश गेल। तो ये हो गया। फिर है सोहराई। सोहराई तो सोहराई वाला से संबंधित है तो सोहराई गीत ही यहाँ पे क्या होगा, लिखा जाएगा। तो ये चीज आपका यहाँ पे दिया गया है। चलिए लहुसा यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सोहराई हम लोग को जैसे कि पता है, सोहराई जो होता है वो दिवाली के समय का होता है। दीपावली के दूसरे दिन पशु पूजा के समय गीत गाए जाते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य है। वन में गरजे बाघ हो बाघिन खोर मांझे गरजे अहिरक पूत जे भूई में गरजे नाग हो नागिन खोर मांझे गरजे अहिरक पूत। तो यादव लोग जो है वो सामान्यतः गाय बैल जो है वो ज्यादा रखते थे, उनका पूजा पाठ करते थे, तो हम कह सकते हैं ये उनका ही गीत है। संस्कार गीत अब हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपको बोला गया है CGL में दिया गया है और 3 ही गीत पढ़ा, लेकिन आप कैसे जानिए
रखिएगा कि संस्कार में कौन ही 3 गीत पढ़ना है। इसलिए जितना भी हमको गीत मिला है सब आपको पढ़ाएं और ये तीनों लेवल पे पढ़ लीजिए, 10th हो, 12 हो या ग्रेजुएशन हो, क्योंकि लोकगीत के अंतर्गत ये आता है। क्या पूछेगा वो आपको पता नहीं है, तो पढ़ के रखिए, है ना, कहीं पे भी आपको चूकना नहीं है अपने तरफ से। तो जन्म संस्कार, सबसे पहले संस्कार गीत में आता है जन्म संस्कार, फिर विवाह संस्कार देखते हैं। मृत्यु में वैसा कोई गीत होता नहीं है। पुत्र जन्म पर जो गीत गाए जाते हैं उसे सोहर गीत कहा जाता है। बस इसको याद रखिएगा कि ये जन्म के समय गाया जाने वाला सोहर गीत होता है। सोहर छठी संस्कार के दिन स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। नागपुरी में सोहर को झांझैन भी कहा जाता है। तो आपको जब ऑप्शन नागपुरी में दिया जाएगा तो सोहर भी दे सकता है या झंझाइन भी करके दे सकता है। ये जो है जन्म उत्सव वाला या जन्म संस्कार वाला गीत है। अब यहाँ पे झंझाइन का गीत यहाँ पे लिखा हुआ है, हम 2 लाइन पढ़ दे रहे हैं, बाकी आपको मन करेगा पॉज करके पढ़ लीजिए या नोट्स लेके पढ़ लीजिएगा, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। मोर पिछवाड़ी जमहरिया लहर फहर करेला, ये लाल पलना बाबू है गर्भस्य मने मन विषय मन मन चिंता है लाल, मोर पिछवाड़ी बनी बढ़िया कर घर। तो ये सब है, पढ़ लीजिएगा। नागपुरी भाषा में जनेऊ की प्रथा नहीं थी, ये चीज स्पष्ट याद रखिएगा। विवाह में है डमकच गीत, जैसे फिर से यहाँ पे आया है, चूंकि विवाह संस्कार है और वहीं पे डमकच है तो फिर से यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट हो रहा है कि कर लागिन आयोगे झाले मड़वा। ये सबको याद रखिएगा, जितना भी गीत मिल रहा है ना कम से कम उसको याद रखिएगा। अगर वहां से अगर पूछा जाएगा कि वो किस प्रकार के गीत है तो वहां पे आपको गलती नहीं करना। जो नहीं पढ़े हैं अगर वो आ गया तो क्या ही करना, लेकिन पढ़ा हुआ चीज गलती नहीं होना चाहिए। बेटा लागिन आयोगे झाले मड़वा, बेटी लागिन आयो रोदना लगा, किया लागिन माए मुके दूर देश देले मुके जीवा कल्पाते हायरे, गुनी गुनी मने माय नयन झंझाले, हाय रे नयना झंझाले। और भी बहुत सारा डिटेल नोट्स में आपको दिए हैं, थोड़ा बहुत यहाँ याद करने के लिए आपको ये माइंड मैप में दिए हैं। अब है सगुनती बरी बनाते समय कन्या पक्ष की स्त्रियां गाती है, घर में शुभालय बादल बेटी हायरे, कुटुंब लागते बेटी उठ गेले हायरे, घर मोरा सुन भेलक हायरे, घर मोरा सुन भेले हायरे, वन में शोभालय एका हरिणिया बंदूका लागते हरिण मर गेलक हायरे, बन मोरा सुना भेलाय रे, भूड़ में शोभालय एक ले नागिन मती लागते नागिन मर गेलय हायरे, भूड़ मोरा सुना भेलय रे, द में शोभालय एका तो मछरी हायरे, जाल में फेंकते मछरी भर गेलय हायरे, दह मोरा सुना। तो इसे को देख के आपको समझ में तो आ जाएगा विवाह से संबंधित है और कैसे बेटी पलती है मायके में और उनका आधा जीवन जो है ससुराल में मिलता है, तो इसी से संबंधित है। लेकिन आपको पूछा जाएगा विवाह में भी किस समय ये गाया जाता है, तो याद रखना है जब बरी पर आता है तब। अब गाँव घर के होंगे तो आपको पता होगा ये सब जो है यहाँ के संस्कार है। विवाह संस्कार में ही आगे देखते हैं, यहाँ पे सगुनती बरती बनाते समय अब उपटन वगैरह जब लगता है उस समय क्या है, मछिए बैठली बेटी नानी नातिन भागिनी, झोली झांकू बेटी परिच सया लोहू सुहान रंगल अपटन बेसल तिशल अपटन। मड़वा के समय फिर और है हल्दी चंदन फूल अपटन फूल, तो अपटन है तो यहाँ पे पता चल रहा है उपटन, उपटन पकड़ लीजिएगा। मड़वा के समय गीत है, गाय कर गोबर ही अंगना लेपावल, एहू अम्बा पतई मड़वा छरावल, सुनहु रघुनंदे अम्बा पतई मड़वा छरावल। तो मड़वा वर्ड आ रहा है तो जान जाइएगा विवाह संस्कार और मड़वा के समय का ये गीत है। उसके बाद है मिट्टी काटने के समय, मिट्टी वाला भी होता है ना, बहनोई जो है जीजा जो है वो करते हैं। मिट्टी काटने का कन्या के बहनोई के द्वारा संपन्न होता है, ये चीज हम लोग जानते भी है, अगर आप गाँव घर से है तो बताने की कोई जरूरी नहीं है। उठो मटिया रौरे बिना मटिया कैसन बिहा मटकोड़न के समय का ये क्या है, गीत है। तो इस तरह से ये सब सारा चीज जो है आपको देखते चलना है। और माइंड मैप में अगर कुछ आपको लगता है तो आप इसको क्या करते रहिएगा, सुधारते रहिएगा, ठीक ना। चलिए उसके बाद जो है आगे यहाँ पे दिया गया है, पानी काटने के अवसर पर भी स्त्रियां गाती हैं, धारी धारी चलने पाती पाती तीनों जल भरे जुगल युवती, ललनी है धनी कुलवती गंगा जमुना आरु सरस्वती, तीनों के मैं वंदना करी, ललनी है धनी कुलवती गंगा जमुना आरु सरस्वती, तीनों जल भरी अनय श्रीमती, ललनी है धन कुलवती। फिर लावा भूंजते समय है, नानी नानी धान केरा लावा जावल, रहो रामे सीता हावात बिहा सुनहु रघुनंदे। सिंदूर दान के बाद वर वधू की भंवरी फिराया, मतलब घुमाया जाता है ना, 7 फेरा जो होता है ना उसी को बोलते हैं। इस अवसर पर गीत है, रामे सीता होवत बियाहे, इहो 5 सजन मिली भंवरी फिरावे, सुनहु रघुनंदे, 5 सजन मिली भंवरी फिराए, इहो 5 सजने मिली क्रिया खियावत सुनहु रघुनंदे। तो वही है, 7 फेरा के 7 वचन निभाए जाते हैं। वही जोग मांगते समय गीत, जोग मांगले गिरी जोगनिया घरे, अगे माए तवली तवली जोग मांगली, हल्दी चढ़ाते और उतराते समय हल्दी चढ़ा, तो हल्दी नाम आते ही आप समझ जाइएगा, ठीक ना। चलिए अब आगे के जो गीत है, बारातियों को भोजन कराते समय स्त्रियां जो है पत्री में पैर गेले, ओ रे ओ सजन जे बैठी गेले झंझोर, ए राजा राम रसोई बखानी जे, भात जे परी गेले सिका कर, दाल जे परी गेले मूंगा कर, ए राजा राम रसोई
बकनाही जे, ऐसा करके लिखा हुआ है। दे बेटी के बेटी विदाई के समय लेऊ आयु सुनक झाड़ू, लेऊ आयु रूपक घड़ा, सोईप लेहू शैली भंडार, हमें जाति ससुराय। आयु कांदे रसोई घर, बाबा कांदे सभा बैठी, दुयो भाई कांदे ठड़िया घरी, जाबे बहिन ससुराय। कांचा हो बांस केरा, काका हो बनावल, चीरी झाटी होंगे बेटिए दे लाइन रेस। चीरी झाटी बाबा भेली समतुल चीरी। पढ़ लीजिएगा, ठीक ना, हमको उतना राग आता नहीं है, आपको भी सुनने में इरिटेटिंग लग रहा होगा, ठीक ना। चलिए, विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले कुछ अन्य गीत करके दिया है। बाबा के अंगना में एक गच नीम, पहरे नीमा डोललय, आधा आंखी नींदाई नहीं, आयो आंखें नींदा निहिरे, बड़ा के अंगना में एक गछे नीम, पहरे पहरे नीम डोललय, बड़ा आंखी नींदा नहीं, बड़ी आंखें नींदा नहीं रे, काका के अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहर नीमा डोला। तो ये कंफ्यूजन हो सकता है विवाह गीत है कि नहीं, तो ये याद रखिएगा। मुखी आयो ना बेच पे, मोय तो आयो छोटा हो रे, बचपन बाल विवाह वाला गीत है। जशन दाहा पोठी मचरी झलके, तो इसने बेटी तोर शोभे रे आयो, ना शोभे आयो घरे, ना शोभे बाबा घरे, शोभे ससुरा घरे। तो कहा जाता है बेटी का शोभा जो है ससुराल उनका घर ही होता है। अब यहाँ पे संस्कार गीत में एक आता है लियावन गीत। शादी जो है विवाह के बाद इसको महिला को लाने के लिए जब जाया जाता है, तब इस अवसर पर वर पक्ष की ओर से वर सहित कुछ लोग बहू को लाने के लिए जाते हैं। इसके लिए देवठान के बाद किसी एक तिथि का निर्धारित किया जाता है। इस अवसर पर भी विवाह गीत गाए जाते हैं। इस अवसर का एकमात्र संस्कार घर भरना होता है। डमकच राज का ही ये गीत चलता है। बड़ा तो संकट से जे तो जन्म दिले माए, एक ठीपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेचले, दूध पियाले आयो सुगा लखे पोसले, एक ठीपा सिंदूर खातिर जिंदगी बेचले, बड़ने धरले आयो होवी खचाले, गगरी धरले तोर धरकत लोर, बेटा जन्म लेती गो माए देव पितर मानती, बेटी जन्म की रे दैया पर के सवासीन, कांदते रोते आयो विदा करले मुके, सोचते बुझते आयो दरकटे लोर, डहर चलबे बेटी माथा नेहवाए, फूल पहिरेबे बेटी बाबा कुल रखबे। तो यही है, माँ बेटी अपना जो अथी हो रहा है दिया जा रहा है। मानव जीवन से संबंधित अंतिम संस्कार मृत्यु है, लेकिन इससे संबंधित हमको कोई गीत नृत्य नहीं मिलता है। अब पर्व त्योहार में आते हैं। दुर्गा पूजा है, 10 पूजनी है। नवरात्रि में दुर्गा पूजा होता है। स्त्रियां अष्टमी में पूजा करती हैं, आप लोग जानते भी होंगे। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि दी जाती है। का देवता मना ले राजा देवनाथ, पालकुट सहारे से काड़ा मार ले। अभी भी वहां पे अति किया जाता है, बलि चढ़ाया जाता है रातों में। ये देखिएगा, है ना। 7 खंडी देवता मनाले राजा देवनाथ, पालकुट सहारे से काड़ा मारे, पालकुट सहारे दौरे का बजना बजाए, पूर्व हो घंटा बजाए, पश्चिमे हो शंख बजाए, 10 भुजी सहा मैल सेवा करो। तो ये सबसे अगर पूछा जाएगा ये किस प्रकार के गीत है, तो आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। तुलसी पूजा, कहाँ आहे माता पिता, कहाँ आहे चिंता मोहन, कहाँ आहे रे तुलसी भगवान, आंगना में माता पिता बाहरे में चिंता मोहन, पीढ़ी रे तुलसी भगवान, का खाबे माता पिता, का खाबे चिंता मोहन, का खाबे रे तुलसी भगवान। तुलसी पौधे की देवी के रूप में मानकर स्त्रियां पूजा करती है, ये तुलसी पूजा है। तो जितना भी आपको मिल रहा है सारा चीज हम लिख दे रहे हैं। फिर है सोहराई वाला, तो अभी पढ़े सोहराई वाला, तो वही चीज है यहाँ पे। दीपावली, ओहो रे केकरा सिरजल दियावा रे दियावा, केकरा सिरजल बाती रे, कुम्हार के सिरजल दियावा रे दीवा, धोबिया के सिरजल बाती रे। ओहो रे जागुहु जागु इसरा हो महादेव, जागुहु घरा कर देवता। तो महादेव पशु पूजा होता है, इसलिए अरे हो सनवा कटल हीरा सनवा उटलो रे, अरे सन सुतरी बिना। ये लिखने का रीजन बस इतना है क्योंकि पूछे जाते हैं, ये लाइन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये किस प्रकार का गीत है। दिवाली समय, सोहराई के समय, सोहराई में अनेक लोग गीत मिलते हैं, तो ये तो हम लोग ऐसे भी पढ़े थे, यहाँ पे भी आपका आ गया। ओ हो रे गोहरिया गंगा गोहरिया कड़वा के जे कांदे। फिर ये है जितिया, आसिन माह की अष्टमी में होता है। ये सब याद रखिएगा, पूछा जाता है। ये आपको झारखंड जीके में भी काम देगा। पुत्र की कामना उसकी सुख सुविधा के लिए होता है। केकर लेगिन सेवली शिवा शिवा राइट रे, केकर लेगिन सेवली जय जगन्नाथ, अना लेगिन धना लेगिन सेवली जय जगन्नाथ, पुत्र लेगिन सेवली जय जगन्नाथ। ये है जितिया। देवठान, कार्तिक माह के देवठान का पर्व मनाया जाता है। स्त्रियां देवताओं को आलस्य से त्याग कर जागने का आह्वान करती है तथा विवाह आदि जैसे शुभ कार्यों के करने की अनुमति मांगती है। यानी कि देवठान के बाद ही विवाह जो है, आप देखिएगा लगन शुरू हो जाता है, शादी शुरू हो जाता है और डमकच भी शुरू होता है। उठू उठू वासी रेव निंदिया पहर गेल, जागू अब संसार माया जाग रेल। फिर धरती पूजा है। यहाँ पे अच्छी फसल के लिए खेती के पूर्व अर्थात चैत बैसाख माह में, जब चैत यानी कि फागुन के बाद चैत चढ़ता है, यानी फगुआ काटने के बाद जब खेती वगैरह करते हैं, तो उस समय के लिए चलू पहान देवता बनावे हो, धरती नहीं बने, आगे मुर्गी चेंगना सेकर पाछे पहान पूजना। तो ये हो गया आपका
पर्व त्योहार वाला गीत। अब आगे और देखते हैं कुछ पर्व त्योहार है, बहुत सारे पर्व त्योहार है झारखंड में। करम पूजा है तो भादोकर एकादशी में 36 घंटे तक गांव में संगीत से गूंजता रहता है और उपवास भी रखते हैं। ये पूछा जाता है करत करम कहाले हो दादा, कर्मा के दिन कैसे आवे भादो एकादशी, कर्मा गड़ावे सातों गुतनी सेवा करें। अखरा सामूहिक रूप से उसकी सफाई करते हैं तथा उसे गोबर से लिपते हैं और गाते हैं चला चला कहिला कहिला तो सुनाला कि मिहिरे चला जब अखरा छोले, अखरा छुलाते हुए समयातुल रे चला जाहू गंगा रे नहाए, गंगा नहाते होए लेबा समतुल रे चला जाप करम काटे। तो वही है जो अशुद्धि है नहा के क्या हो जाएगा, शुद्ध होगा। जावा रखते समय का ये गीत है 12 महीना रे करम राजा भैया मोरा मोरा उपासे आवाए। तो भाई का ये त्योहार है। रक्षाबंधन जैसे ये हम लोगों का जो है स्थानीय त्योहार है। बहन जो है भाई लोग के लिए करती है। विसर्जन के अवसर पर उठू बहनी बैठू बहनी झालर खोसा बांधू रे आइज तो जाए बड़ा दूर। तो ये सब पूछा जाएगा। करम गीत है, करम में भी विसर्जन के समय ये सब गीत गाया जाता है। आजू तो करम राजा घरे दुआरे, कालू तो करम राजा कास नदी तीरे। तो वही है करम को बुहाने जाते हैं तब। करम गीत अंगनई में, अंगनई राग में करम गीत, हम जैसे बोले करम जितिया के समय महिलाएं अंगनई गीत जो है और नृत्य गाती है तो उसमें अंगनई राग का है। आषाढ़ की द्वितीया तिथि रथा चलाए रे अब चला करम का, ए भाई अब चला करम का, भादोकर एकादशी कर्मा गड़ावी रे अब चला करम का, ए भाई अब चला करम का। फिर है यहाँ पे दिया है बारी कर एरंडी भेल बीजू बनी गोई, डगमग कुंजा बने हायरे बन के बिलरी भेले बाघ गोई, डमकच कुंजा डमगग डगमग कुंजा बने, भादोकर एकादशी करम गड़ाई गोई डगमग कुंजा बने। जैसे कि बोले कि मेरा राग है नहीं, आप लोग को इरिटेटिंग लग रहा होगा, फिर भी यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको पता होगा यहाँ हमको गाना गाना नहीं है, फैक्ट बनाना है, उसके लिए संगीतकार है, उसका वीडियो आप देख लीजिएगा। करम पूजा में ही है हो हाय रे तब मोए तो सखी खेले जाबू, करम राजा आलय सालक दिने तब मोए तो सखी खेले जानू, जाबू करम दिने मांदर बाजे दुई तिने, मोए तो सखी खेले जामू, करम राजा आलय सालक दिने कहलो मोए पिया ठीन नावा लुगा लानबाई कीन, मोए तो सखी खेले जामू, करम राजा आलय सालक दिन। पढ़ लीजिएगा। अब श्रम गीत है, चौथा है तो देख लेते हैं। श्रम गीत में एक पढ़ना है। नागपुरी लोक गीतों में हम लोग जानते हैं यहाँ पे लोग जो है कृषि प्रधान ये हमारा राज्य है और कृषि या मौसम के अनुसार ही यहाँ गीत रचे जाते हैं। तो काम करते वक्त भी कुछ गीत जो है यहाँ पे हम लोग गाते हैं। जैसे अच्छी वर्षा के लिए किसान जो है यहाँ पे गाते हैं इशू कर बरखा पानी बड़ा जोर, भिजय सोरे सोर इशू कर बरखा पानी बड़ा जोर, रोपली हम रोपा धान बदरी घिड़ के आसमान वन में नाचत है मेंजूर, इशू कर बरखा पानी बड़ी जोर, खेत बड़ किसान ठाड़ भरल नदी के देख बाड़, अन्न धन ना होए धोर, इशू कर बरखा पानी जोर। तो ये हो गया। जब वर्षा नहीं होती है तो किसान चिंतित हो उठते हैं, अभी भी होते हैं। सावन भादो पानी नहीं बरसाई, नायने पोखरी दोनों भरई के आयो, हंसा हंसनी दोनों पटरा होरे हंसा हंसनी दोनों पढ़ लीजिएगा। फिर है तिलासर धान रोपा मोय रोपालो, बरखा बड़ी दगा दिल, सावन भादो रोपा मोय रोपलो, बरखा बड़ी दगा दिल। पानी आया ही नहीं, दगा दे दिया। रोपनी का भी गीत है, रोपनी रोपे जाए रहो आयो कादो खेत मोर तरकी हेराए गेलक कादो खेत। तो ई हो गया ये। अब बाल गीत में घोघो रानी, ये तो आया हुआ क्वेश्चन है, आने के बाद हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये PYQ जैसे कि हम बोले ना कि यहाँ जो भी चीज़ हमको लगता है कि अपडेट करना चाहिए वो अपडेट हम लोग करते हैं। इतना लंबा वीडियो है, यहाँ तक देख रहे हैं बिना स्किप किए अगर देख रहे हैं और पार करके खाली देख रहे हैं काका पढ़ाया है मास्टर हुआ, तब तो फिर क्या ही करना, आप देख लीजिए क्या पढ़ाया है कि नहीं, आप ही डिसाइड कर लीजिए। लेकिन अगर रेगुलर देख रहे हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको पता चल गया होगा कि कितना मेहनत के बाद ये जो नोट्स है वो बनता है। और आप जो है उसको, आप लोगों को लगता है कि 400-500 कोर्स का यहाँ पे अति कर दिया है। तो सिंपल सा लॉजिक है, गणित है, आपको समझना है कि अगर 1 लाख स्टूडेंट तक अगर ये कोर्स ज़्यादा या उतना स्टूडेंट होते हैं और वो लोग खरीदते तो हम 10 रुपया भी लगते हैं तो 10 गुना 1 लाख हो गया। अब यहाँ पे मानिए चलिए हमारा रीच अभी बहुत कम है इसीलिए, और खर्चा तो उतना ही आता है जितना 1 लाख स्टूडेंट पे हम पहुँचते तो भी इतना ही खर्चा आता है, इतना ही मेहनत लगता, और अभी 10 स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं तो भी इतना ही है। तो थोड़ा सा भी चार्जेस है, आने वाले समय में, आने वाले साल में हो सकता है ये जो अमाउंट है उसको हम कम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोग जो है उनके लिए 400-500 भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी फिलहाल ये जो है कोर्स जो है वो कम होने वाला नहीं है।
फिर है बाल गीत, जैसा बता दिए। ऋतु गीत है बारहमासा। बारहमासा लोकगीत में षड ऋतुओं का वर्णन मिलता है, अलग अलग महीनों की विशेष वर्णन मिलता है। ओदे ओदे रे बरखा बूंद भादो में, दादुरी बोलत ओदे रे भाई बरखा बूंद भादो में, रौंदली दाइल भात केरा कर तरकारी बरसत बूंद भादो में, दादुरी बोलत ओदे रे भाई बरसत बूंद भादो में, टासली सुमृत सेजा सेबली एकला बरसत बूंद भादो में, दादुरी बोलत भाई ओदे रे भादो में। फिर है सावन के अधिकांश गीतों के आधार प्रेम वाले हैं। झुमकी झुमकी बूंद बरसेला, ऐसे भी सावन वाला बॉलीवुड में देखिए बहुत सारा गीत जो है प्रेम से संबंधित है। कहे गोरिया जीवा लगे उदास, चल हमरे न देसे हो झमकी झमकी पानी बरसे, विवाह नदी पार हुआ और नदी भर गई, उसे मायके की याद आ रही, तब वह कहती है कोयल उपारे दियालो गे नायो, कोयल भरी गेले छुटलय रे नहियर हो, छुटलय रे नहियर। सावन भादो पानी जे बरिसय, कोयल भरी गेलय छुटलय हो नहियर। होली और फगडोल के समय होली राग का एक गीत है। वन उपवन कुसुमई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई, टेशु गुलाब चंपा कुंद कचनार थाया, तरु नवरन बिकसाई हो, तरु मानो अरुण छवि छाई, धदखी बवैया झूले तिलैया कोरैया झूले, ताहा मुधु भौरा लुभाई हो, तरु मानो अरुण न छवि छाई, डाहुक डाहुकी। ये सब होली गीत है, पढ़ लीजिएगा। ऋतु गीत में है यहाँ पे एक है फगुआ। फगुआ वाला तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं गीत, और देख लीजिए ए भला कैल के कर ली। जैसे कि हम बोले ना कि फगुआ में कोई एक दो गीत या किसी भी त्योहार में एक दो गीत थोड़ी होगा, दमकच में भी एक दो गीत थोड़ी होगा, बहुत सारे गीत हैं। आपको जितना मिलता है लिख लीजिए, वहां से अगर पूछा जाएगा तो आपको बना के आना है, और जो आप पढ़े ही नहीं वहां से पूछेगा तो फिर तुक्का मार के आइएगा। गुदना गीत है। सामान्य गीत में लड़की अपन माए से कहती है मोर जाबे आयु गे माए, पैरी के तो खाला छोड़बे, गोदना कर गोदा की माए ले ले जावे। तो बोलता है गोदना एक ऐसा चीज है जो जीवन से पहले भी मतलब जीवित है उस समय भी रहता है और मरते वक्त तक भी रहता है। मतलब सब चीज गहना उतार लिया जाता है, लेकिन आपके शरीर में जो गुदना है वो लोग जो है उतारते नहीं है, उसी के साथ आपको अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। माए कर मोरते सोना बाबा के आदमी दिलाए, महीना पूरते लानबाई मौसी माए, जा तोर छोड़ भैया आयो के दई खाबे, आयो ओहे रे बुची जमुना किनारे। जनानी झूमर है अंगनई वाला, देख लीजिए। लड़की अपनी माँ से कहती ओदे ओदे रे चलू नी पिया लेगाए रखू, अखरा में जोड़ा मांदर बोला थे चलू नी पिया लेगाए रखू, टूटी गेले टंगना रे फूटी गेले मांदरा, चलू नी पिया लेगा रखू। ऐसा करके यहाँ पे दिया है। सूर्य ग्रहण से संबंधित है। ओदे ओदे रे चांद मिले थे, सूरज के लागत गहन रे ग्रहण वाला है ना। चांद मिले बांधा थे, केहू कहे करे सोना दान, केहू करे रूपा दान। दान वगैरह करता है ना ग्रहण के समय। चांदो में मिढ़ेर बांधा थे, राजा करे सोना दान, रानी करे रूपा दान रे। चांद मिढ़ेर या मिढ़ेर होगा बांधा थे, प्रजा करे बचिया। ये है सूर्य ग्रहण। चलिए सामान्य गीत में और है। चलिए समय और उम्र के किसी से उधार लिया नहीं जा सकता है, जिस प्रकार नमक और सब्जी आदि उधार लिए जा सकते हैं। तो बोलता है समय और उम्र, कहते हैं ना कि अभी जो हमारा समय है ये जो है इसको यूटिलाइज नहीं कीजिएगा तो उधार में नहीं मिलेगा। उसी तरह से उम्र जो है उधार में नहीं मिलता है। जैसे कि हम नमक चीनी ये सब दूसरे घर से उधार लेते हैं, उससे संबंधित एक गीत है। ओ दीदी देखी तो लेबे आईना में, तोर समय आवत है कि जाथे, देखी तो लेबे आईना में, समय जाए धीरे धीरे रे, समय बीते दुई दिने, देखी तो लेब आईना में, तोर समय आवत है कि जाथे, देखी तो लेबे आईना में। ओदे ओदे रे समय गेल धीरे धीरे, समय के पैसा दैक डाकू नहीं, समय गेल धीरे धीरे। नून तियन पैसा रे, पैसा यहाँ होगा पैसा रे, समय कैसन पैसा रे, समय गेल धीरे धीरे, समय के पैसा देख राखो नहीं, समय गेल धीरे धीरे। तो यदि आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और लगातार देख रहे हैं और अभी तक कोर्स में एडमिशन लिए हैं नहीं लिए, और आपको लगता है कि अभी भी हमको कहीं तैयारी करने की आवश्यकता है, तो अभी भी रिक्वेस्ट है, इस गाने के आधार पे हम कह रहे हैं आपका समय को बर्बाद नहीं कीजिए। समय आपके पास है, अभी भी आपको 400 500 देना होगा। आने वाले समय में भी अभी हम ये जो है कोर्स का जो अमाउंट है वो कम करने वाले हैं नहीं है। जैसा कि हम बताएं बहुत ज़्यादा रीच हो जाएगा तभी हम इसको कम कर सकते हैं, फिलहाल जो है वो कम नहीं करेंगे। नहीं तो जो इस को इतने अमाउंट पे जो एडमिशन ले चुके हैं, जो पहले ले चुके हैं, वो तो अपने आप को ठगे महसूस करेंगे कि हम तो 499 में लिए या 500 में लिए और सर जो है अभी उसको कम कर दिए हैं। तो हम उन्हें ठगा हुआ महसूस भी नहीं करते हैं। यदि जिनको लगता है कि वैल्यू है 500 देने लायक है तो वो लोग जरूर देंगे और इसका फायदा होगा। अगर इसी ऐप में आप देख रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि केवल खरीदने से नहीं होगा, वीडियो को सारे जैसे इसको देख रहे हैं वैसे सब वीडियो को देखना होगा, सारे टेस्ट को बनाना होगा और जो माइंड मैप
का आपका नोट्स है हार्ड कॉपी, वो भी आपको मंगाना होगा। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमको यहाँ पे बेचना है, आप नहीं भी मंगाइएगा, ई बुक में कोर्स ले ही चुके हैं, चाहे जो भी है वहाँ से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन आपके पास नहीं रहेगा। आप देख रहे हैं रिविजन करना मोबाइल में थोड़ा सा मुश्किल होता है, कुछ समय के लिए देखे तो ठीक है, लेकिन लास्ट टाइम में रिविजन करने के लिए कुछ ऐड ऑन करना है, कहीं सुधारना है, बोल रहे हैं कि ये चीज़ सुधारना है, तो वो चीज़ के लिए आपके पास हार्ड कॉपी होना जरूरी है। तो समय को पहचानिए, समय को बर्बाद नहीं होने दीजिए। समय जो है उधारी नहीं ले सकते, 500 अगर किसी से आज उधारी ले लीजिएगा तो उसको 2 महीना बाद दे दीजिएगा, लेकिन समय उधारी में नहीं मिलेगा। तो प्लीज़, है ना, प्लीज़ जो है अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमें मौका देके जरूर देखिए। उम्मीद करते हैं हम निराश आपको नहीं करेंगे। निर्गुण गीत है, निर्गुण गीत जो है बचपन हो या वृद्धावस्था किसी भी समय मृत्यु निश्चित है करके एक निर्गुण गीत देखते हैं। हो सोच छोड़ देहु मन, एक दिन आखिर मरना, माता पिता बंधुगण सुख संपत्ति धन, अंत में केहू ना अपन सोच छोड़ देहु मन, एक दिन आखिर मरना, बाल और वृद्धापन मरब नहीं कवन खन, माटी काया होय के तो कफन सोच छोड़ देहु मन, एक दिन आखिर मरना, दिक जीना मनुक हतन, हरि नहीं भजय एको क्षण, हरि भजय मने, सोचे छोड़ के देहु मन, एक दिन आखिर मन। उदासी यहाँ पे दिया है, बने बने मैना कांदे, झारा झैर भाई बने, पुशल मैना दैया बन उड़ी गेल, मैना कांदे झारा झैर भाई, तोर काका काकी ना दादा भौजी, बने बने मैना कांदे झारा झैर, साइकिल में ना जावे फोलेरा हवा लागेला। ऐसा करके सामान्य गीत में क्वेश्चन बैंक में आया था, तो इसको हम ऐड कर दिए थे, जैसा कि बोले कि क्वेश्चन को ध्यान में रखते रहते हैं। तो हम लोगों का ये जो एक मास्टर वीडियो था जिसमें पूरे लोक साहित्य को कंप्लीट किए, हमको लगता है मोटा मोटी हमारा जो है वो 1.5 घंटा का टाइम यहाँ पे लगा। 1.5 घंटा में आप समझ लीजिए पूरे लोक साहित्य को खत्म कर दिए। और जैसे कि शुरुआत में आपको बताया था, इसमें बहुत सारे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपका काम है सारे क्वेश्चन को बनाना, और जो भी अभी हम बताएं, बता के तो हम छोड़ दिए, आपको सब तो याद होगा नहीं, तो इसको फिर से आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, इतने बार रिविजन करना है जितने बार में आपको याद हो जाए। अगर एक बार में याद हो जाता है 1 बार पढ़िए, 2 बार याद होता है 2 बार पढ़िए, अगर 15 बार भी पढ़ना पड़े तब जाके याद हो तो 15 बार भी इसको क्या कीजिए, पढ़िए। पढ़ने के लिए ही ये माइंड मैप बनाया गया है, एक ऐसा तरीका जिससे याद करना आसान हो जाएगा। डिटेल में आप पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन इसमें रिवीजन करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। अगर 1.5 घंटा में हम समझा सकते हैं तो आप इसे आधा से 1 घंटा में खुद से पढ़ सकते हैं, चाहे जितना भी टाइम ले लीजिए, ठीक ना। हमको समझाने में जब 1.5 घंटा लगा, तो आपको खुद से पढ़ने में 1.5 घंटा थोड़ी टाइम लगेगा। अगर किसी दिन लग भी जाए तो सेकंड टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। तो इस तरह से ये चीज है। अब यहाँ पे मंजर वाला है, तो मंजर वाला भी आपको जैसे कि बोले कि सारा चीज आप पढ़ लीजिए, चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए। फिर जो मैराथन टेस्ट दिया गया है जिसमें सारे को मिक्स कर दिए, 11 चैप्टर का सारा क्वेश्चन जो है मिक्सअप है। अब कभी प्रफुल्ल कुमार राय वाला भापल कांदा का क्वेश्चन मिलेगा, कभी अंगना का तुलसी। तो यहाँ जब पढ़ रहे थे अलग अलग चैप्टर तो बना रहे थे, लेकिन जब कंपाइल करके बनाइएगा उस समय भापल कांदा का क्वेश्चन आएगा, कुछ अंगना का तुलसी का आएगा, कुछ जूली दीदी का आएगा, और उस समय आपको याद हो रहा है कि नहीं, यही तो आपको क्या करना है, जांचना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप किस चीज का डिमांड करते हैं, क्या चीज और हम लोग यूट्यूब पे लाएं, ये चीज आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट देख के ही हम ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे प्रोवाइड किए, नहीं तो ये वीडियो जो है वो ऐप के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था या किया जा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।